So, in previous lecture, we have understand the principles of the foreign policy. And principle of the foreign policy के अंदर हमने अंडरस्टैंड करा था क्या? एक तो पंचशील एग्रीमेंट जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, राइट। और एक मैंने डिस्कस करा था आपसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा था और उसको अपन को पूरा कंप्लीट आज अपन को इसके अंदर करना है, राइट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर हमने ये समझा था कि पूरा वर्ल्ड जो है दो आइडियोलॉजीज में बढ़ गया था भाई। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक आइडियोलॉजी जो थी वो कह रही थी कि भाई हमें क्या कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे, यूएसए और उसके अलाइज थी। और दूसरी आइडियोलॉजी यूएसएसआर और उसके अलाइज थी, राइट। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। जब हम पढ़ेंगे सोसाइटी, राइट। सोसाइटी में क्यों, सोसाइटी से भी देखो हर सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, पहले ये ध्यान रखिए। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको ये सिखा देगा कि हर सब्जेक्ट जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, राइट। जस्ट गिव अ मिनट, आई थिंक वॉल्यूम थोड़ा सा, वॉल्यूम कम आ रहा है या एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके, प्लीज लेट मी नो वंस। ओके, फाइन, ठीक है। तो यूएसएसआर एंड इसके अलाइज ये अपन ने देखा था, और यूएसए इसके अलाइज देखा था। फिर हमने देखा था भाई कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्या है, जो कि एक तरह से इन दोनों से ही ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट इज नॉन अलाइंड। वो कह रहे हैं कि भाई हम गरीब लोग हैं, हमें इन गुटबाजी में अगर हम फंस जाएंगे तो हम अपनी गरीबी, हम अपना एम्प्लॉयमेंट इस तरह से कैसे सुधारेंगे, राइट। तो वो चाहते हैं कि भाई हम इनसे दूर ही रहे, है ना। ये ब्लैक और व्हाइट है तो देयर शुड बी समथिंग दैट इज नोन एज ग्रे इन द सिस्टम। और ग्रे जब होता है ना, जब जैसे मान लो कि दो बड़े बड़े डॉन है, राइट, एक कॉलोनी के अंदर, ठीक है। कोई ऐसा आदमी है जिसको दोनों ही, मतलब दोनों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, राइट। ये यूएसए के साथ भी नहीं जुड़ा और यूएसएसआर के साथ भी नहीं जुड़ा, राइट। दोनों के साथ ही नहीं जुड़ा। तो कभी भी इनकी लड़ाई होती है तो ही कैन बी एक्ट एज ए मीडिएटर। भाई मैं तेरा बंदा भी नहीं हूँ, तेरा भी बंदा नहीं हूँ, न्यूट्रल बंदे होने चाहिए। तो वेन एवर देयर इज ए कंफ्लिक्ट, है ना, जब भी कोई कंफ्लिक्ट हो तो ये न्यूट्रल की तरह एक्ट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, प्लस और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे हमने देखा था घाना के प्राइम मिनिस्टर थे क्वामे, राइट। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं था शायद, है ना। घाना के यूगोस्लाविया का टीटो, जोसेफ टीटो, ठीक है। यूगोस्लाविया के अंदर अपन ने देखा था कि एक फर्स्ट नाम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बेलग्रेड के अंदर, जोसेफ टीटो। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर सुकर्णो, ठीक है। और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर नासिर। ये भाई चार, ये जो पांच प्राइम मिनिस्टर थे और पांच जो लोग थे और पांच कंट्री है, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का झंडा उठाकर खड़े हैं कि भैया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड जो है वो नॉन अलाइंड हो जाए, राइट। इस तरह से झंडा उठाकर खड़े हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने फिर पढ़े थे प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल के अंदर हमने वही सब देखे थे जो कि प्रिंसिपल्स थे अपने एक तरह से किसके अंदर, पंचशील एग्रीमेंट के अंदर। हमने कहा था कि देखो ये लोग जैसे बोलते थे वो ऐसे बोलते थे कि देखो भाई पहली बात ये है कि रेस्पेक्ट करो फंडामेंटल राइट्स का, है ना। सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसका रेस्पेक्ट करो, राइट। सभी रेसिज्म को खत्म करो, सब रेस इक्वल है, ऑल रेसेस आर इक्वल, इक्वलिटी अमंग द रेसेस। इस तरह से बात करते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशंस, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं करें, राइट। कि सभी नेशंस के राइट को डिफेंड करें, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, राइट ऑफ एवरी नेशन टू डिफेंड देमसेल्फ, राइट। इस तरह से फिर एक तरह से ये है कि कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट के अंदर ना फंसे, ठीक है। जैसे नाटो, सेंटो, सीटो कल अपन ने पढ़ा था, राइट। एक ये था कि भाई एग्रेशन जो है वो जबरदस्ती का नहीं दिखाना, जो कि एक तरह से पंचशील एग्रीमेंट का भी पार्ट था। पीसफुल सॉल्यूशन हमको देखना है हर चीज का, है ना। पीसफुल सॉल्यूशन देखना है, कोई भी इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट हो जाए तो पीसफुल सॉल्यूशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन के थ्रू। और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन को ये बहुत मानते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको आपस में क्यों लड़ना है कि भाई इससे जाके पूछ लें कि भाई देखो ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, बताओ क्या है। तो यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स लाओ। ये सारे बात जो होंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के होंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस आर द 10 पॉइंट्स, और जिसको बोलते हैं बेंडंग प्रिंसिपल, बिकॉज एक बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 के अंदर, और उस बेंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हुई थी किसके बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो हुआ था, फर्स्ट सबमिट जो हुआ था, दैट इज देयर इन द यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के अंदर हुआ था 1961 के अंदर। तो कुछ बातें हैं जो हमको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करके दिए, और भी क्वेश्चंस के ऊपर फ्रेम करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो सब चीजें डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करनी है, राइट। अब इसका हम एनालिसिस पार्ट रह गया, तो ये तो था भैया कहानी जो हमने कल पढ़ ली थी। अब हमको इसका एनालिसिस पार्ट इसके अंदर रहता है।
ठीक है, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपने अभी तक ये पढ़ा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ली है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, उसमें भी कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां तक अपन ने रिवीजन करा है। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब इंडिया और कुछ कंट्रीज इस तरह की चीजें फॉलो करने लग जाएंगी कि हम क्या है, हम तो नॉन अलाइंड है, राइट। तो देखो यूएसए क्या सोच रहा होगा उस वक्त, यूएसए क्या सोच रहा है, यूएसए अपने आप को जस्टिफाई कैसे करता है। यूएसए से बोलता है कि हम तो है ना मोरल लड़ाई लड़ रहे हैं, मोरल फाइट लड़ रहे हैं। ठीक है, एक जगह कम्युनिज्म है जो क्या करता है, कम्युनिज्म अनार्की ला देगा स्टेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर स्टेट इतना पावरफुल हो जाएगा, डिक्टेटर बना देगा। स्टेट को पावरफुल होना होता है ना कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में, तो डिक्टेटर बन जाएगा। डिक्टेटर बन जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑटोक्रेसी और एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, सिटीजन्स को क्या हालत खराब कर देगा ये, राइट, कम्युनिज्म। तो हमारी तो मोरल फाइट है कि वर्ल्ड के अंदर कम्युनिज्म ना फैले, वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिज्म है, जिससे कि वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो। ऐसे यूएसए बोलेगा। और यूएसए बोलेगा जो भी हमारी इस लड़ाई में और इस मोरल फाइट के अंदर हमको साथ नहीं दे रहा है, दैट पर्सन इज नॉट गुड। कौन नहीं दे रहा होगा, एक तो जो यूएसएसआर के साथ में होंगे वो नहीं दे रहे, और एक जो क्या है, एक जो नॉन अलाइंड है वो नहीं दे रहे। तो यूएसए बोलता है यार तुम नॉन अलाइंड क्यों, तुम लोगों को तो हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फाइट है दैट इज फाइट फॉर जस्टिस। तो जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, राइट, स्पेशली इंडिया के रिस्पेक्ट में यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ने एक टैग दिया इंडिया को, दैट इज इमोरल न्यूट्रलिटी। इन द फाइट अगेंस्ट द कम्युनिज्म वी आर ऑन द मोरल साइड, एंड इफ यू आर नॉट विद अस, आइदर यू आर नॉट विद अस और यूएसएसआर, अगर हमारे साथ नहीं हो आप, मतलब हमारे साथ नहीं हो, तो यू आर इमोरल। और न्यूट्रलिटी मतलब समझ रहे हो तुम, जो न्यूट्रलिटी जो यूएसएसआर के साथ है उसके लिए तो न्यूट्रलिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं तुम्हारी न्यूट्रलिटी जो है ना दैट इज इमोरल न्यूट्रलिटी। कोई ऐसा है जैसे कि मान लो आप इस तरह से हो नॉन अलाइंड वालों कि आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको ठाले बैठे रहना है बस। आप ऐसा है बस अपने अपने बारे में जो सोचता है सेल्फिश लोग, वो वर्ल्ड पूरा अलाइन हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट कम्युनिज्म, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तो न्यूट्रल रहेंगे। समझ में आ रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं। एक दिन कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड को खा जाएगा और तुम कह रहे हो नहीं नहीं साहब हम तो न्यूट्रल रहेंगे। तो इस चीज को इन्होंने बोला इमोरल न्यूट्रलिटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इमोरल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर इनके जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो इस तरह से टैग देंगे, इंडिया को स्पेशली टैग देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कम्युनिस्ट एक्सपेंशन जब हो रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है, और मैं तो मोरल, मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो इस चीज को इमोरल बोलेंगे। कौन वाले बोलेंगे, यूएसए वाले। तो यूएसए के पॉलिसी मेकर है, ठीक है, जॉन डगलस नाम है उनका, पर आपको नाम याद नहीं रखना है, बट आपको बस ये याद रखना है कि इमोरल न्यूट्रलिटी का टैग मिला इंडिया को, और फिर इंडिया ने उसको कैसे रिजेक्ट करा, जवाहरलाल नेहरू ने कैसे रिजेक्ट करा उस टाइम पर इमोरल न्यूट्रलिटी का टैग। तो ये है कि यूएसए बिलीव दैट कोल्ड वॉर वाज ए मोरल स्ट्रगल बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म। The US argued that countries should clearly support the Western democratic bloc. Since India refused to join either the bloc, some American policymakers viewed this as a morally unacceptable. They argued that remaining neutral in the face of the communist expansion was equivalent to indirectly supporting them. ठीक है, कि आज दुश्मन मतलब एक दैत्य है, ऐसे ही मानते हैं ना, यूएस से तो दैत्य ही मानेगा, राइट। उससे फाइट हो रही है, हम उससे फाइट कर रहे हैं, और अब कह रहे नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो नहीं लड़ाई करूंगा, ना इसकी तरफ से लड़ूंगा ना इसकी तरफ से लड़ूंगा। तो ये भी एक तरह से इमोरल है, और ये न्यूट्रलिटी जो आप दिखा रहे हो दिस इज अ इमोरल न्यूट्रलिटी। ठीक है, यूएसए का टैग इमोरल न्यूट्रलिटी का ऑन इंडिया व्हेन इंडिया इज सपोर्टिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है? अच्छा, हमने है ना एक और फोल्डर बनाकर दिया है आपको न्यूज़पेपर के अंदर, शायद मैं भूल जाऊं इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो लिंक मैंने दे दिया था न्यूज़पेपर वाले के अंदर, कॉलम में जाओगे ना वर्टिकल में, जब इसके अंदर एक और फोल्डर है दैट इज होमवर्क फोल्डर। उसमें वो वाले
आर्टिकल्स होंगे जो कि हमने जिसके कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल आप लोग भी पढ़ सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। ठीक है, कैसे होगा वो अपन न्यूज़पेपर की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट, अब चलो, अब यहां पर आगे चलते हैं। तो इंडिया को जब ऐसा टैग मिलेगा, है ना, यूएसए वाले बार बार इंडिया को कि यार तुम तो इमोरल न्यूट्रल हो, इमोरल न्यूट्रल हो, तो जवाहरलाल नेहरू विल से लाइक दैट कि नहीं साहब, हम इमोरल नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है, और ना ही हम इमोरल। ऐसा नहीं कि हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल है, नो, और ऐसा नहीं है कि हम इमोरल है। एक्चुअली हमने क्यों ज्वाइन नहीं करा यूएसए या फिर यूएसएसआर, जिससे कि जो भी वर्ल्ड अफेयर्स होंगे उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। आप सोच कर देखो, अगर इंडिया मान लो यूएसए के साथ होता तो यूएसए कुछ भी करता, इंडिया कैन नॉट व्हाट क्रिटिसाइज यूएसए। यूएसए ने वियतनाम के ऊपर युद्ध करा जो कि बहुत ही गलत था, तो इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज करा। तो इंडिया नहीं कर सकता अगर यूएसए के साथ होता, या फिर यूएसएसआर कुछ गलत करता तो बोलता कि भाई ऐसा नहीं है कि वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट न्यूट्रल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी वेरी एक्टिव। पर एक्टिव पर्सन जब ही हो सकता है, और इंडिपेंडेंट जब वो हो, ठीक है। हम वी आर नॉट पैसिव, वी आर एक्टिव, ठीक है। तो हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन अलाइनमेंट जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, कि पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कैसे बोलते हैं इसको, नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट न्यूट्रलिटी और पैसिविटी, इट मेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ईच इशूज। हर इशू की मेरिट के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे ना। हम इसमें थोड़ी ना डिसीजन लेंगे यार हम तो यूएसए के दोस्त है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पे थोड़ी ना होनी चाहिए, या फिर हम यूएसएसआर के दोस्त है उसके बेसिस पे थोड़ी ना होनी चाहिए। हमारी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि दोनों गुटों में से कोई गुट को अपन ज्वाइन नहीं करें। इंडिया वुड अपोज कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, aggressions, imperialism, regardless of which bloc was responsible। हमारी पॉलिसीज ये है, हमारी पॉलिसी इसके अंदर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और हमें फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए और यूएसएसआर में से कौन ये सब काम कर रहा है, जो भी करेगा उसके अपोज में हम जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हेम्पर होती है। और इस चीज को जब भी कोई स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और उसके अंदर अगर मान लीजिए आप स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी साइड को लेते वक्त ये सोच रहे हैं कि यार वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, तो फिर अपनी ऑटोनॉमी नहीं होगी, है ना। और इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है, तो वी हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे आर्गुमेंट उन्होंने दिया, जब उन्होंने आर्गुमेंट दिया तो हमको लगा कि यार बात तो सही बोल रहे हैं कि वर्ल्ड अलाइन हो रहा है, राइट, तो कोई तो ब्लॉक ज्वाइन करो, राइट, है ना, वर्ल्ड को अलाइनमेंट मिल रहा है। बट जब हमने कहा कि भाई अलाइन हो जाएंगे तो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। न्यूट्रलिटी वाला टैग जो है सुनने में अच्छा लगता है, पर जब ये आर्गुमेंट्स दिखे हमें, तो हमें ये आर्गुमेंट ज्यादा बेटर लगे, लॉजिकल लगे। नॉन अलाइनमेंट प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अलाउइंग इंडिया टू रिसीव इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक। दोनों को मिलकर खाएंगे, दोनों से मिलकर बेनिफिट लेंगे। अगर हम यूएसएसआर के साथ होते, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई हम तो यूएसएसआर के ग्रुप के अंदर है, तो क्या इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो पाता? नहीं हो पाता। क्या इंडिया इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो पाता? नहीं हो पाता। अगर हम यूएसए के साथ होते तो इंडिया का पब्लिक सेक्टर इतना डेवलप नहीं कर पाता। हो सकता था प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता, और प्राइवेट सेक्टर के चक्कर में ही पूरा का पूरा जो इनइक्वलिटी जो होती है सिस्टम के अंदर आ जाती है, ऐसा हो सकता था। उस टाइम पर जब हमारी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी होने की जरूरत थी, तब हम क्लोज्ड क्यों रह पाए? क्योंकि हम यूएसए के अलाइ नहीं थे। जब हमको हमारे को ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत थी, जब हमको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए था, हाइब्रिड सीड चाहिए थे, हमें अमेरिकन कंपनीज का एक तरह से सपोर्ट चाहिए था उस वक्त, अमेरिकन साइंटिस्ट का सपोर्ट चाहिए था, तो अमेरिका वाज देयर। अगर हम यूएसएसआर के होते तो अमेरिका क्यों अमेरिकन इंडिया के अंदर ये रिवोल्यूशन करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉन अलाइनमेंट मेंट हैविंग द फ्रीडम टू डिसाइड ईच इश्यूज ऑन इट्स मेरिट
टू वे व्हाट वाज राइट और व्हाट इज रॉन्ग एंड देन टेक ए डिसीजन इन फेवर ऑफ राइट। इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया को, राइट। और ये चीज ऐसा नहीं था कि इंडिया सिर्फ बातचीत में कर रहा था, ये चीज जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता था तो इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया इसी तरह से पार्टिसिपेट करता था, किसी एक ग्रुप के साथ नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल उस वक्त हुआ था एक कोरियन वार, और कोरियन वार जब हुआ था तो उसके अंदर इंडिया की अप्रोच दिखी थी नॉन अलाइनमेंट की। अब कैसे अप्रोच दिखी थी नॉन अलाइनमेंट की, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो क्या होता है, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद है ना, जो कोरिया होता है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब उसको बांट दिया जाता है, एक तो नॉर्थ कोरिया के अंदर और एक साउथ कोरिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब यूएसएसआर इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है। यूएसएसआर और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसके अंदर चाइना, है ना, दोनों कम्युनिस्ट है। तो नॉर्थ कोरिया को वो कर रहा है, और साउथ कोरिया इज हैविंग द लिबरल डायमेंशन। आज भी देखोगे साउथ कोरिया जो है लिबरल ही, राइट, यूएसए के साथ बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये जो लिबरल है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यूएसए इसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक गुट किसका हो गया, यूएसएसआर का हो गया, यूएसएसआर प्लस चाइना का एक गुट यूएसए का हो गया। और इनके बीच में ये जो लाइन खींची गई, इसको ध्यान रखिएगा, मैं अभी इसको बोल रहा हूँ, इस लाइन का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, 38th पैरेलल। वैसे तो इसके अंदर मैपिंग हम इतने डिटेल में करेंगे, पिछली बार हमने मैप याद करवाया था बच्चों को, पूरा भारत, पूरे वर्ल्ड का मैप याद करवा दिया, राइट। यहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, पूरे ट्रिक से वर्ल्ड का मैप याद करा दिया सिर्फ एक क्लास के अंदर, है ना। तो ट्रिक्स है हमारे पास, जो भी चीज रटने वाली होगी तुमको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, पर जो चीज समझने की है वो समझना ही पड़ेगा। दोनों साइड हमको खेलना है, मेरे पास फैक्ट्स भी होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। विदाउट फैक्ट्स भी दिक्कत है, विदाउट कॉन्सेप्ट भी दिक्कत है। सिर्फ फैक्ट फैक्ट लिखने से कॉपी में दिक्कत होगी, है ना, और प्रीलिम्स के अंदर अगर फैक्ट नहीं होंगे आपके पास तो प्रीलिम्स में दिक्कत होगी। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों लिखकर अपन को आंसर्स लिखने हैं। क्या होता है फैक्ट, क्या होता है कॉन्सेप्ट, है ना, क्या होता है बॉडी पार्ट के अंदर किस तरह से इनको लिखना होता है ना, कहाँ पर लिखना होता है फैक्ट्स को, क्या करना होता है, राइट, किस तरह से लिखना होता है, ये सब आपको संडे को, संडे इज बिग डे, ठीक है। और क्लास भी अपन जल्दी रख लेंगे संडे को, 8 AM पे क्लास रख लेंगे, और 2 घंटे की क्लास। अच्छा आपका ना ये होगा कि सैटरडे और संडे को हमेशा आपके टेस्ट होंगे, है ना, सैटरडे संडे, सैटरडे को आप रिवाइज करेंगे और संडे को टेस्ट होंगे आगे चलकर, ठीक है। तो सैटरडे संडे आपका ऑफ रहे, ठीक है, सैटरडे संडे विल बी ऑफ, जिसमें आपका रिवीजन प्लस टेस्ट होगा, रिवीजन आप करेंगे और टेस्ट, क्योंकि फिर रिवाइज नहीं करे आगे जल्दी जल्दी बढ़ते गए ना, उससे भी कोई फायदा नहीं। तो ये टाइम आपका इसके लिए, राइट। तो सैटरडे को आप पूरा का पूरा अपना रिवीजन करोगे, जो भी आपका पेंडिंग है, वैसे तो पेंडिंग रहना नहीं चाहिए, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, पेंडिंग मत रख लेना, जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग रहना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर पेंडिंग रहता है तो आपको क्या करना है, उसको हटाना है किसी तरह से सैटरडे को। ये है आपके लिए एक डे, इसमें आपको रिवाइज करना है अपना, रिवीजन आपको डेली भी करना है, बट आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, प्लस आपके जो भी पेंडिंग चीजें हैं वो आपको बैकलॉग्स कवर करना है, और संडे को आपका टेस्ट होता है हमेशा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसका नाम है 38th पैरेलल, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइंस ऐसा है, इसका नाम है 38th पैरेलल, राइट, जस्ट मतलब नहीं, राइट, 38th पैरेलल इसका नाम इस तरह से, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ये दोनों डिवाइडेड, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर कौन है, यूएसए की यूएसएसआर, जल्दी से बताओ, यूएसए, है ना, और इधर कौन है, यूएसएसआर, है ना, मतलब यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में। अब होता क्या है, नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है किसके ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर चला जाता है। तो इंडिया इसमें कहता है कि नॉर्थ कोरिया इज एग्रेसर, नॉर्थ कोरिया क्या है, एग्रेसर, राइट, कि नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है, मतलब इंडिया इस चीज को सपोर्ट करता है, हाँ नॉर्थ कोरिया की गलती है। अच्छा दूसरा रिजोल्यूशन पास होता है जिसके अंदर यूएसए और अलाइज इस तरह से बात करते हैं कि भाई हमें परमिशन दो, जिससे कि पूरे के पूरे सारा वर्ल्ड मिलकर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के गाइडेंस के अंदर
किसके ऊपर अटैक कर दे, नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर दे, वर्ल्ड मिलकर नॉर्थ कोरिया। अच्छा, जब यूनाइटेड नेशन पहला जो रिजोल्यूशन है उसमें इंडिया बोल रहा है नॉर्थ कोरिया इज एग्रेसर, तो हु विल बिकम हैप्पी, कौन हैप्पी होगा, यूएसए की यूएसएसआर? हु विल बिकम हैप्पी, यूएसए विल बिकम हैप्पी, है ना, ये यूएसए ये खुश हो जाएगा, ये देखो ये हो गया खुश। अच्छा, दूसरा रिजोल्यूशन पास होता है, दूसरे रिजोल्यूशन में ये बोलता है कि हम क्या मिलकर अटैक कर दे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है। तो उसके अंदर इंडिया बोलता है नहीं, ऐसा मत करो, ऐसे आउटसाइड पावर का नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इंडिया अपोज दैट। अब इधर कौन खुश होगा, यूएसए विल बिकम दुखी, और ये देखो ये खुश हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो पहले रिजोल्यूशन में तो हमने किसको सपोर्ट करा, साउथ कोरिया को, मतलब यूएसए को, एक ब्लॉक को। दूसरे के अंदर हमने किसको करा, दूसरे ब्लॉक को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जिसके अंदर इंडिया ने एब्सटेन करा था वोटिंग से, एब्सटेन करने का मतलब ये है कि हम उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, साउथ कोरिया यूएसए के साथ मिलकर है ना अटैक कर देता है किसके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भागता 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 भागता, ये देखो यहाँ पर जो है ना इस लाइन को भी क्रॉस कर लेता है, और यहाँ पर एक कहीं एक रिवर है दैट इज नोन एज यालू रिवर। यालू रिवर, यालू रिवर को क्रॉस करके चाइना में घुस जाता है, समझ में आ रहा है? और चाइना जो होता है फिर यहां से खदेड़ के इसको पीछे भगाता है, राइट। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर एक और रिजोल्यूशन पास होता है कि चाइना जो है एग्रेसर है, तो इंडिया कैसे सपोर्ट, बताओ इंडिया आप किसको सपोर्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली आप किसको सपोर्ट करते हैं? चाइना इसको वापस मार के पीछे भगा देता है, कौन एग्रेसर है इस वाले सिनेरियो के अंदर? क्या चाइना एग्रेसर है क्या, मतलब मेरा क्वेश्चन है क्या चाइना एग्रेसर है क्या? इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, नहीं है ना। तो इंडिया बोलता है काय का एग्रेसर भाई, ये तुम उसके अंदर घर के अंदर घुस गए, मार रहे हो उसको, है ना। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, एग्रेसर नहीं, राइट। तो इस तरह से अब कौन दुखी हो जाएगा, ये दुखी हो गया। तो देखो इशू के बेस के ऊपर कि देखो हमने पहले ये कहा कि नॉर्थ कोरिया ने अटैक करा, तो हाँ भाई नॉर्थ कोरिया इज एग्रेसर, इस पे हम राजी हुए, चाहे वट एवर ब्लॉक इट इज, चाहे ये यूएसएसआर का ब्लॉक हो चाहे यूएसए का, हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से दूसरा रेजोल्यूशन ये पास हुआ तो क्या नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर दे, तो हमने कहा नहीं नहीं साहब, अटैक करना तो बुरी बात है, अटैक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यूएसए जो हो जाएगा दैट विल बिकम अनहैप्पी, राइट, यहाँ पे यूएसएसआर अनहैप्पी हो जाएगा, राइट। फिर तीसरी चीज क्या हुई, तीसरी चीज ये हुई कि साउथ कोरिया और इसने अटैक कर दिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और चाइना में घुस गया, फिर चाइना ने मार के भगाया उनको, 38 पैरेलल के नीचे वापस लेकर आया। तो इसमें यह है कि चाइना एग्रेसर है क्या, तो हमने कहा भाई काहे का एग्रेसर। तो इससे फिर, है ना। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएसए के अलाई होते या फिर यूएसएसआर के अलाई होते, तो क्या ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हम कर सकते थे? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तो दिस इज द प्रूफ। अच्छा, ऐसा तो नहीं करा हमने, पार्टिसिपेट नहीं करा वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, भी पार्टिसिपेटेड वर्ल्ड अफेयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द विच ग्रुप वी आर अलाइंड विथ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल यू कैन कोट कि वेन एवर देयर इज ए थिंग कि भाई इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करा, उसके अंदर इंडिया एक तरह से न्यूट्रल अप्रोच अपनाया, और न्यूट्रलिटी विल लीड्स टुवर्ड द, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर इमोरलिटी, बट उसके ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट करा कि दिस इज इमोरल न्यूट्रलिटी। तो आपको पता होना चाहिए ये कमेंट जो था वो यूएसए की साइड से, राइट। और ये कमेंट जो था वो गलत था, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बोलने से कुछ नहीं होगा कि भाई नहीं नहीं, हमने दिखाया भाई, कोरियन वार के अंदर हमने दिखाया, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसको पढ़ लेते हैं, अपन को समझ में आ गया। देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Korea was divided into two parts, North Korea and communist ideology, and South was supported by China and the USSR. South Korea had a liberal democracy and was supported by USA and Western allies. In 1950 में क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया अटैक साउथ कोरिया, ठीक है, ये भाई ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। तो फिर अपन ने क्या करा,
इंडिया सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट नॉर्थ कोरिया वाज एन एग्रेसर, कि भाई आप एग्रेसर हो, भाई देखो आप एग्रेसर हो। दिस अप्रोच ऑफ इंडिया वाज इन लाइन विद द यूएस। ठीक है, यूएस से खुश हो गया, यूएस से साथ दुखी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बट इन अनदर रेजोल्यूशन, ये देखो हमने अपनी ऐसे ब्लॉक के हिसाब से नहीं दे रहे, कॉलिंग फॉर द मिलिट्री अलायंस फॉर द साउथ कोरिया, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग, कि हम छोड़ के चले गए कि नहीं नहीं, राइट। इंडिया डिड नॉट वांट टू एंटर, वांट एन एंट्री ऑफ आउटसाइड पावर ऑफ द वर्ल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि तुम क्यों जाके मारोगे उसको, सब मिलकर थोड़ी ना मारोगे, फिर तो नॉर्थ कोरिया के साथ गलत हो जाए। दस सपोर्टेड सोवियत ब्लॉक। फिर तीसरा, मीनवाइल साउथ कोरिया विद द हेल्प ऑफ यूएसए फोर्सेस क्रॉस 38th पैरेलल एंड एंटर्ड इनटू द नॉर्थ कोरिया एंड कंटिन्यूड टुवर्ड्स द यालो रिवर which separated China and North Korean peninsula. China sent armed forces and pushed American troops into the to the south of the 38th parallel, के नीचे पहुंचा दिया यहाँ से, ठीक है। दैट टाइम इंडिया अपोज्ड यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन दैट स्टेट द चाइना इज एन अग्रेसर, तो चाइना अग्रेसर थोड़ा ना हो इस तरह से। So this is how you have to understand, or this is how you have to make examiner understand that we are not immoral neutrality, we are not following the path of immoral neutrality, right? ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका पेपर 1 में, अगर आएगा, ठीक है, पेपर 1 के अंदर आएगा, जिसके अंदर पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो होता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन। इज दिस क्लियर विद एवरीवन, है ना। अब क्या हुआ है कि अब ये तो हो गई पुरानी बात है, पुरानी बात है, ये तो पहले की बात है। अब क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर अब हम किस तरह का फोकस करें। तो देखिए, मोदी जी की गवर्नमेंट जब आई थी, है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, इसके बाद, इससे पहले जब गवर्नमेंट आई है ना, तो इस गवर्नमेंट ने कभी भी, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था ना, कोई भी गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी की आई हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू की आई हो, या फिर राजीव गांधी, हर वक्त प्राइम मिनिस्टर नाम की सबमिट होती है। अभी 2024 में भी हुई थी 19 सबमिट, नाम की सबमिट होती है, तो नैन नाम की सबमिट में इसने हमेशा पार्टिसिपेट कर, प्राइम मिनिस्टर ने बस एक बार छोड़ा था, मोदी से। यहाँ पर अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद 2016 के अंदर, राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम नहीं गए, और उसके बाद आज तक जितनी भी नाम सबमिट हुई है ना, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ही गए, या फिर डेलीगेशन कोई, दो कोई पर्सन डेलीगेशन लेट करके गए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट वाज ओनली द सेकंड इंस्टेंस व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नाम कॉन्फ्रेंस। इससे क्या पता चलता है, एनीबॉडी इन द क्लास। भाई आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, देखो इतनी डेमोक्रेटिक क्लास है, आराम से बोलो, बोल भी सकते हो आराम से, है ना, जबान खोलोगे तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, राइट, लिख भी सकते हो आराम से, वट एवर यू लाइक। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ चैट में लिख दो, तो ऐसे बोल नहीं सकते, बोल भी सकते हो, बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर। आपको we are दिमाग, हाँ, we are not openly showing that we are not aligned with any bloc after the Modi government. कि वी आर नॉट, अगर अगर ऐसा हो तो, अब अच्छा प्राइम मिनिस्टर तुषार, प्राइम मिनिस्टर अगर स्किप कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, इंडिया क्या सोच रहा है, मतलब पहले तो करते थे अब नहीं करते, इंडिया क्या सोच रहा Mm, we want to serve a national interest. हम अगर किसी ब्लॉक के साथ भी जाना पड़े तो we will serve like that. हम न्यूट्रलिटी नॉन अलाइनमेंट की तरफ नहीं जा रहे अब। है। वेरी गुड। तो क्या किसके साथ जा रहे हैं फिर, वेरी गुड। इसका मतलब ये है ना, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इस ग्रुप को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बिल्कुल। है ना, यही तो। हमें हाँ, यस प्लीज। हमें चलेगा तो जैसे हम यूएसए के साथ अब ज्यादा सपोर्टिव हम यूएसए के हैं। यूएसए ने कहा ऑयल लेना शुरू कर दो, रशिया कम कर दो रशिया से, तो वी सपोर्टेड दैट। तो हम यूएसए की तरफ जा रहे हैं अभी। जैसे अभी की बात करें तो अभी हम कह सकते हैं कि यूएसए की तरफ जा जी। रहे हैं। इस तरह से अपन इसका, इसमें जजमेंट अपन को एग्जाम के अंदर नहीं देना है कि हम यूएसए के साथ जा रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, ये अभी भी डाउटफुल है, राइट। कि रशिया से अपन देखते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा ऑयल अपन ने रशिया से खरीदा पिछले महीने के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, है ना। तो वो जो चीजें हैं ना, जब तक मैं नहीं बोलूँ कि ये चीज लिखनी है, तब तक नहीं लिखना, खैर। पर फिर भी, क्या हमने कोई मिलिट्री ब्लॉक्स ज्वाइन कर रखे हैं, या फिर अपन ने कोई ऐसा ब्लॉक ज्वाइन कर रखा है जो कि एक तरह से दूसरी कंट्रीज के, मतलब इस तरह का कि भाई किसी के साथ गुटबाजी कर रहे हैं क्या अपन। नहीं सर।
मिलिट्री ब्लॉक्स तो नहीं, हम सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हर कंट्री के साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री करते हैं और फिर इस तरह के हैं, राइट। फिर भी कुछ, क्या हम ऐसा नहीं चाह रहे कि हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करें? क्या नॉन अलाइंड से बेटर ये नहीं होगा कि भाई हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करें? जैसे क्वाड, क्वाड इज नॉट ए मिलिट्री ब्लॉक बाय द वे, ठीक है, बट क्वाड इज अ ब्लॉक दैट इज डायरेक्टली अगेंस्ट द चाइना, ये तो सबको पता है। सर हम जब कहते हैं तभी हम कहते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, ऐसे हम बोलते रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस, तो ये तो है ना, ये चाइना के साथ के लिए अलाइन हुआ है। मैंने आपको बताया इंडो पैसिफिक के अंदर किस तरह से और अभी जो है, जैसे यूएसए ने बैलेंस ऑफ पावर के अंदर क्वाड को बनाया, तो क्वाड को ज्वाइन करना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम, हाँ ठीक है, ब्लॉक तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, इसमें तो था कोई भी किसी भी तरह का ब्लॉक अपन ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें देख रहे हैं अपन, फिर अपन देख रहे हैं कि भाई और भी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स अब बनता जा रहा है एंटी वेस्ट बनता जा रहा है, एंटी वेस्ट। तो हम इशू बेस्ड, कि जिसके अंदर इश्यूज इस तरह से हैं कि जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि हमें एक तरह से जिसके अंदर रियलिस्ट अप्रोच के अंदर और वर्ल्ड के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हम जो वर्क कर रहे हैं, राइट, वो इस तरह के वर्क जो कर रहे हैं, जैसे क्वाड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप की तरफ मूव कर, राइट। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो उससे सिग्नल क्या बनता है कि वी आर वेरी मच अलाइन टुवर्ड्स द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, कि हमको कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं करना है, ये जो उनके कोर कॉन्सेप्ट है उसको, पर हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं, हेड ऑफ स्टेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है ना, कि अब चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, ठीक है, जब नेशन सारे रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन अलाइनमेंट रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फिर भी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए इशू बेस्ड, ओनली इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी इस तरह के डायरेक्टली मिलिट्री ब्लॉक से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट नेशन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसा अपन को लिखना होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 2016 के अंदर ऐसा हुआ था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्किप दैट। ठीक है, तो यहाँ देखो, एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 2006 वाज वाइडली इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग इंडियाज इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। पहले फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या था? नॉन अलाइनमेंट। अब इवॉल्व कर रही है, वो इवॉल्व कर गई, नॉन अलाइन तो है, बट उसके साथ साथ विद ग्रेटर एम्फेसिस हम दे रहे हैं इशू बेस्ड पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रेदर देन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एज ए प्राइमरी प्लेटफॉर्म, कि भाई नहीं रहना अलाइन, बिल्कुल आइडियलिस्ट हो जाए कि नहीं 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 रहना तो नहीं रहना, देखना ही नहीं है इधर, इधर नहीं देखना, चाहे से हमको उससे नुकसान हो रहा है, नेशन इंटरेस्ट। तो इंडिया विड्रॉ नहीं करा, ऐसे विड्रॉ कर लेता जब तो गलत है, यार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया। हमने क्या करा, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो एक ही मैसेज है कि हम क्या कर रहे हैं, वी कैन मेक ग्रुप्स, ठीक है, कि हम, क्योंकि अब देखो, जैसे अब सब कुछ बदल चुका है, अगर आप देखो सिस्टम के अंदर, तो भारत जो है नॉन अलाइन कैसे रह पाएगा अगर यूएसए के साथ वो डील नहीं करता है, चाइना के साथ डील नहीं करता है? तो फिर भारत का आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ठीक है, राइट, टेक्नोलॉजीज, राइट, ये सब चीज कैसे आ पाए? ये भी एक एसोसिएशन से। और ऐसा नहीं है कि हम पहले भी नॉन अलाइन मूवमेंट को फुली फॉलो कर रहे थे, कोर प्रिंसिपल को फुली फॉलो। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अंदर वी आर नॉट विद द यूएसएसआर, बस बोलने के लिए नहीं थे, तो सर यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छा अलाइनमेंट था हमारा, ठीक है, 1971 में भी देखा गया वो, यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री जो न्यूक्लियर वारशिप है वो भेजने लग गया था बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो बट अब हमें कंट्रीज को बताना पड़ेगा, अगर मान लो हमारी एक परसेप्शन बनता है वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर एक परसेप्शन बनता है, यार ये तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये कहाँ अपन से अलाइन होंगे, इनके साथ क्या ग्रुपिंग करें? और ऐसा ग्रुप नहीं करता तो चाइना इधर राइज कर रहा है, और चाइना राइज करेगा तो चाइना कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, कि हम अगर अकेले ही बढ़ जाएंगे फिर तो हम तो नॉन अलाइन कहते रह जाएंगे। यूएसए वैसे कहेंगे ठीक है यार, कोई दूसरा कंट्री देख लेता हूँ, ये तो नॉन अलाइंड है।
तो ऐसे बिल्कुल आइडियलिज्म का झंडा उठाकर नहीं रखा हमने। हमने एक तरह से क्या कर दिया, उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर दिया कि इशू बेस्ड पार्टनरशिप हम कर रहे हैं। और आपको भी इस अप्रोच को रखना पड़ेगा। कैसे वर्ड लिखोगे, जैसे इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर तो हैं, बट हम उसको सपोर्ट करते हुए, नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो अच्छे पॉइंट्स है उनको सपोर्ट करते हुए इशू बेस्ड पार्टनरशिप के लिए भी ओपन है। ये होता है कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है बच्चे के टॉपिक के ऊपर, एक एनालिसिस अपन ने करा टॉपिक के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर। और ये चीज आपको मतलब थोड़ा सा खुद को ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप, इसलिए अभी तो चलो स्टार्टिंग की क्लास है, बाद में आपको बोलना पड़ेगा भाई क्लास के अंदर, फिर लाइव क्लास अटेंड करने का मतलब है ना, बोलना पड़ेगा क्लास में कि हाँ सर ऐसा पॉइंट लगा हमको इसमें, चाहे कैसे भी बोलो सब। ऐसा बिल्कुल मत समझना इस क्लास के अंदर कि यार साहब बोल देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होने के लिए पहले थोड़ी बहुत इज्जत कमानी पड़ती है, राइट। अभी तो अपन सभी क्या है, बेइज्जत है, राइट। सभी इज्जत है, सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ उल्ट पटांग पॉइंट बोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही, डोंट वरी अबाउट। जब यूपीएससी क्लियर कर लो ना, तब फिर देख लेना वो इज्जत वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इज्जत का झंडा उठाकर तो नहीं कर सकते, मैं तुमको थोड़ा डार दो ऐसा नहीं करो, सुनना डार दो नाराज हो कभी ये पढ़ गए, ऐसा नहीं। फ्लक्चुएशंस होते रहता है, ठीक है, आपके टेम्परामेंट में भी होंगे। मेरे को भी गुस्सा आता है जब कोई बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है, तो सीरियसली बात है, देखो डर के रहो तो डर के बढ़िया है, डर के रहो। कोई बच्चा से डिस्ट्रैक्ट होता है ना थोड़ा सा भी, या फिर कोई भी बच्चा इस तरह का मेरे को दिखता है कि भाई अपने गोल से इधर उधर हो रहा है, और यही एक अप्रोच होना चाहिए टीचर का। क्यों भाई, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं वो सब चीजें करूंगा, आपको डांटूंगा, आपको परेशान करूंगा कि आपको नहीं ये काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये सब टीचर का रोल होना चाहिए। आई एम नॉट न्यूट्रल टीचर कि आपको पढ़ा दिया, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, दैट्स ऑल। ये मेरे अंदर ही नहीं है। मैं ट्राई भी कराऊं कई बार कि यार ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, अपन को तो बस बैच कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं होता मेरे से। और इस बैच में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक मिनिमम लेवल का फियर तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि फियर है तो तुम क्लास में बोल ही नहीं। देयर शुड बी डेमोक्रेसी, फियर इज फॉर डिसिप्लिन। अदरवाइज क्लास के अंदर आप कुछ भी बोलो, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। और बोलना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, बट हमें फोकस नहीं छोड़ना है अपना, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, डिसिप्लिन के साथ अपन को पढ़ना है। और कोई भी ऐसे पढ़ाई से हटकर बातें नहीं करनी, ठीक है। बी फोकस्ड, फोकस रहना, कभी भी डिस्ट्रक्शन हो, बी फोकस, राइट। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पर यह फोकस जो होता है ना, वो स्ट्रेंथ खराब कर देता है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, कितना ही भाग लेगा, हाथी नहीं भाग पाएगा। घोड़े के अंदर एक तरह से क्या है, स्ट्रेंथ है, शार्पनेस है, विटी होता है घोड़ा। पर उसके अंदर भगवान ने एक चीज दे दी, ऐसे हमारे अंदर भी दी है। हमको भी अगर स्ट्रांग बना दिया है, किसी को मेंटली स्ट्रांग बना दिया, तो उसमें एक चीज दे दी। क्या चीज दे दी, क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो जी, इधर देखा इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया, इधर देखा इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया। घोड़ा भी ऐसा ही होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर देखो इधर भागने लगे, इधर देखो इधर कोई चीज दिख गई, इधर भागने लगे। सामने से युद्ध हो रहा है, सामने से एक आ रहा है शत्रु, वो इधर भाग गया, बोले अरे भाई इधर चलना था, इधर भाग गया घोड़ा। इसलिए घोड़े को की स्ट्रेंथ को अगर हमको यूज करना है, तो हम पता है घोड़े को क्या करते हैं, घोड़े के आपने देखा होगा ऐसे लगा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई को इधर उधर का दिख ही नहीं है, भाई को सीधा दिख रहा है बस। भाई की गर्दन जिधर घुमा दी उधर चला गया बस, अपने हिसाब से नहीं जा रहा है। उसकी स्ट्रेंथ को भी हमने यूज कर लिया। और फोकस, ये होता है फोकस, दिस इज द फोकस, बस। गोल है आपका यूपीएससी, उसकी तरफ ही देखना। उसके पास पूरी जिंदगी है तुम्हारे पास फालतू के काम करने, बिलीव मी। और जो भी फोकस से इधर उधर होगा, तो उसकी डांट पड़ेगी, सीधी सी बात, ठीक है। अब चलो, अब ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई देखो, ये अपना एक तरह से क्या है। और हाँ, अब देखो इतना स्ट्रिक्ट तो रहूंगा मैं, और किसी को अभी छोड़ना है तो अभी छोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एक बार हमने बैच स्टार्ट कर दिया तो हम फोकस हो जाते हैं, तो फिर एक भी बच्चा बैठा हुआ उसको भी पढ़ा दे। समझ में आ रहा है, बैच स्टार्ट करने भर की देरी होती है बस। तो यू आर वेरी ओपन, और मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना, वो कि सर को बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, आप छोड़ सकते हो, पर फोकस मत छोड़ो।
मेरे साथ रहना है तो भाई ये सब तो कंडीशंस आपको लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। अब देखो, जो अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ठीक है, इसके अंदर है ना अप्रोक्सीमेटली 120 प्लस कंट्रीज है। अब इसके बारे में मैं बताऊं, और अप्रोक्सीमेटली देखो कितना इंपॉर्टेंट, और 120 कंट्री आपके साथ। अब इसकी इंपॉर्टेंस सुनो, 55% पॉपुलेशन इसके अंदर है, वर्ल्ड की 55% पॉपुलेशन। ठीक है, प्लस ये जो है ना गरीबों का समूह है, गरीब नेशंस का, जो कभी कॉलोनी रह चुके हैं, जिनके ऊपर इंपेरियलिज्म हो चुका है, जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, 120 प्लस कंट्री, 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और तीसरा क्या है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि गरीबों का, और गरीब जो होता है ना वो दिल से ईमानदार होता है। समझ में आ रहा है? वो कहेगा, वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ होगा। वो हमेशा ऐसे कहेगा कि भाई, जैसे अब अपन अपने वर्ल्ड के अंदर देखिए, जो अमीर देश है वो गरीब देश का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? बट ये ग्रुप जो होगा दैट विल फोकस ऑन व्हाट, इट विल फोकस्ड ऑन कि भाई देखो हमको एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से नहीं करना, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, गांधीयन प्रिंसिपल की होगा, राइट, फेयरनेस के ऊपर होगा। तो ऐसा ग्रुप, जो इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस बहुत है ना, इसका होना पड़ेगा जब वर्ल्ड के अंदर देखो पावरफुल आदमी, वर्ल्ड के अंदर पावरफुल कंट्री जो है किस तरह से आर्म ट्विस्ट कर किसी भी अटैक कर दे, किसी भी राजा को उठा के, मतलब किसी के नेता को उठा के ले आ रहा है, किसी पे अटैक कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, तो उस वक्त ऐसा ग्रुप की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो कभी रेलिवेंस के ऊपर आ जाना, तो आपको रेलिवेंस में इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके अंदर जो फिलोसफीज है, कितनी अच्छी बात कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि नॉन इंटरफेरेंस, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको क्या करना है, हमें एक तरह से किसी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, किसी के खिलाफ नहीं जाना है। ये आपने बोला कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो होता है दैट शुड बी डिसॉल्व, और पीसफुली इसको क्या करना चाहिए, हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होना चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात करी कि हमको जस्टिस और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि हमको किसी कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, अगर हम बड़े हैं तो हम किसी छोटी कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर, राइट। ये अच्छी बात कही कि आपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, राइट, ये होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, रेसिज्म को अवॉइड करें। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में किसी के पार्टिसिपेट ना करें, अपने आप को राइट टू डिफेंड होना चाहिए, चाहे हम छोटे हैं बट क्या है, दिल के सच्चे हैं, ऐसा ग्रुप है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, वैसे वाला, राइट, कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल बड़ा है। हम ऐसी फिलोसफीज को फॉलो कर रहे हैं। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फिलोसफीज देखो कितनी अच्छी है, और आज के टाइम पर इसका जब रेलिवेंस पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसको लिखना होगा कि आज के टाइम पे इसका रेलिवेंस और ज्यादा बढ़ गया है। जब वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से न्यू इंपेरियलिज्म आ रहा है, जब कंट्रीज जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे खेल रही हैं, तो एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए। अब ये भी नहीं रहा तो फिर देख लो, तो गरीबों की आवाज कौन उठाएगा, तो गरीबों की आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके खिलाफ जो खड़ा है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो आज इसका ऐसा क्वेश्चन क्यों उठा कि इसका रेलिवेंस नहीं है, रेलिवेंस इसलिए नहीं है भैया क्योंकि कोल्ड वार अब नहीं चल रहा ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो कोल्ड वार तो खत्म हो गया। अब कोल्ड वार के टाइम पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि ना इस ब्लॉक की तो ब्लॉक ही नहीं रहा, तो अब इसका रेलिवेंस क्या है, इसका रेलिवेंस और ज्यादा हो गया है। ऐसा आपको लिखना है कभी याद है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, और फिर एग्जांपल देखा है कि देखो इतना रियलिज्म आ रहा है वर्ल्ड के अंदर, बार बार आ रहा है ना रियलिज्म, आइडियलिज्म, ये वाले टर्म्स आ रहे हैं ना बार बार अब आपके दिमाग में। तो इतना रियलिज्म आ रहा है, रियलिस्टिक होते हुए भी इंडिया ने क्या करा है, कभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबरशिप नहीं छोड़ा है। ठीक है, और इशू बेस्ड पार्टनरशिप ही करता है अब इंडिया, बस थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी के अंदर इवॉल्व कर लिया है। जैसा क्वेश्चन वैसा जैसा देश वैसा, जैसा क्वेश्चन वैसा अपन को आंसर को मोल्ड कर देना, अपने कंटेंट को मोल्ड कर देना। कभी ऐसा रहा कि इंडिया ने जो है वो एक तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ, तो आपको ये बताना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इस वक्त लिमिटेशंस है, तो इंडिया ने इस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करा है, और इस तरह से कभी ऐसा रेलिवेंस पर है, तो देखो इतना रेलिवेंस है कि इंडिया ने अपना कभी भी नॉन अलाइनमेंट मेंबर की मेंबरशिप नहीं छोड़ी, और फिर उस तरह से बात करनी है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करके इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर रहा है, बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को भी साथ में लेकर चल रहा
आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये देखो कि अ ग्रुप ऑफ 120 प्लस कंट्री having two-third membership of the United Nations and 55% of the world's global population. It is against the colonial organizations, imperialist military alliances, इसके against में based on the moral philosophy like that of the Gandhian principles, Ashokan ideals. It is against the ideology of might is right. तो इसका रेलिवेंस बहुत है। रेलिवेंस ये है कि वर्ल्ड टुडे, है ना। अब देखो रेलिवेंस ऑफ नाम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आ चुके हैं क्वेश्चन, ऐसे में भी आ चुका है और सेपरेटली भी आ चुका है और पीएसआईआर में भी आ चुका है, तीनों में आ चुका है और वापस आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वर्ल्ड टुडे इज विटनेसिंग इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम द मेजर पावर सच एज यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन। तो अब तो इसका और रेलिवेंस बढ़ गया है। मैनी डेवलपिंग कंट्री डू नॉट विश टू बिकम द पार्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिकल ग्रुप। नाम प्रोवाइड देम द फिलोसफिकल बेस, क्या हो साहब हमारे साथ मिलो। ठीक है। दूसरा, गरीबों के मसीहा, नाम कौन है, नाम, ठीक है, कौन नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गरीबों का मसीहा। और गरीब कौन है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ वर्ड क्या है, इसको आज ये सब अभी समझ लेते। देखो भाई, एक 1980s के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, राइट। ठीक है। एक ब्रांड नाम के जो है एक तरह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे कहा कि भाई अगर हम वर्ल्ड को देखें ना, वर्ल्ड को अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर नीचे वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया अगर आप देखो, ये देखो साउथ अमेरिका आ गया, ये देखो अफ्रीका आ गया, भारत आ गया, चाइना आ गया, ये जो नेशन है, ऑस्ट्रेलिया को हटा दो बस, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हटा दो, तो ये सारे नेशन वर्ल्ड के अंदर, साउथ के अंदर जो भी नेशन है, हाँ, ये सब पुअर नेशन है। समझ में आ रहा है। दिस लाइन इज नोन एज ब्रेंट लाइन, ये क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये जो है, इन सब की समस्या है जो गरीबों की होती है ना, सारी गरीबों की समस्या एक सी होती है कि भाई पॉवर्टी है, भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई मेरे यहाँ पे भी लिटरेसी, भाई ऐसा है, भाई वैसा है, राइट। सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट अ सेकंड। तो इनकी प्रॉब्लम है, तो इनको ग्लोबल साउथ बोला गया, वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल साउथ इसके अंदर बोला गया। अब यहाँ पर देखो भाई, यूरोप के अंदर जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, इटली, यहाँ देखो रशिया, राइट, ये यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट सारे, इनसे रिलेटिवली इनसे तो गरीब अमीर ही है। यहाँ के पिक्स नेशन भी इन नेशन से तो अमीर ही है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अमेरिका आ गया, मैक्सिको आ गया, ठीक है, कनाडा आ गया। तो यहाँ तो डेवलपमेंट है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं। तो दिस इज नोन एज ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ जिनकी समस्या एक तरह से है, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके ऊपर खूब सारा कर्जा है, डेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने की चीजें नहीं है। अफ्रीका में देखें भुखमरी चल रही है, इंडिया में भी भुखमरी, भुखमरी के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक देखो 130 के ऊपर जाती है हमेशा। तो हमारा, जो कि क्लाइमेट चेंज से पीड़ित है, समझ में आ रहा है, जो कि कभी भी जिसको उठाकर, कभी भी गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी कुचल देते हैं, कभी भी ऑपरेशन पैरों तले कुचल देंगे अमीरों के द्वारा। तो इनकी एक आवाज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ग्लोबल साउथ क्या है, ये मैंने बताया कि 1980 द ब्रांड लाइन वाज डेवलप। वैसे पूछ ले ब्रांड लाइन, बताओ ये क्या है, 30th पैरेलल, बताओ ये क्या है, ये एक तरह से प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा। वाज डेवलप एज ए वे ऑफ शोइंग how the world was geographically split into relatively richer and the poorer nations. According to this model, richer countries are almost all located in the northern hemisphere with the exceptions of the Australia and the New Zealand. ये मैं तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, मतलब, है ना। तो इसके अंदर जब लिखना होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और ग्लोबल साउथ के अंदर यहाँ पर मैप के अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक एक तरीका ये भी आंसर है, ठीक है, मैप के अंदर लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, यहाँ पर लिख दो पॉवर्टी, डेट क्राइसिस, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम है, राइट। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, टाइम बहुत कम मिलेगा उसके अंदर।
वो सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो सब आपको बताएंगे टेक्निक्स किस तरह से आप लिख सकते थे क्या चीज। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन हैव द सिमिलर कंसर्न लाइक पॉवर्टी, डेट क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल डिवाइड। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना, आजकल जहाँ पे इंटरनेट है वहीं पर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट इधर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो तो क्लास नहीं देख पाएंगे ना हम, आप लोग तो देख पा रहे हैं। अनइक्वल ट्रेड रूल्स, इंडिविजुअल, मैनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में देखो अफ्रीका जिसके अंदर 54 कंट्रीज है, 54 कंट्रीज का एक ब्लॉक, एक कंट्री किसमें नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, एक भी अफ्रीका की तरफ से है ही नहीं कोई। यूरोप के अंदर से दो जने आ गए परमानेंट मेंबर्स के अंदर, अगर यूरोप के अंदर थोड़ा सा यूरेशिया वाला कॉन्सेप्ट देख ले तो तीन जने आ गए, रशिया, फ्रांस और अपना भाई यूएसए। ये ये बोलेगा भाई मेरे क्या गलती है, नॉर्थ अमेरिका इसमें तीन ही कंट्री, एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका जिसमें तीन ही कंट्री, उनमें से एक कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप सीट के अंदर है, पांच में से एक। और अफ्रीका जिसमें 54 कंट्रीज, इसमें एक भी नहीं है, तो नाइंसाफी है ना बहुत। तो इन सबका यही प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, तो जब सबका प्रॉब्लम होता है, तू भी गरीब मैं भी गरीब, तो सब साथ में आवाज उठाए। ठीक है, रिफॉर्म फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस, ये सब की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारी तो कोई सुनता नहीं, आईएमएफ में हमारी तो कोई सुनता नहीं, वर्ल्ड बैंक में हमारी तो कोई सुनता नहीं, यूएसए, वर्ल्ड बैंक जो कि पूरा वर्ल्ड का बैंक होना चाहिए वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का बैंक बन के रह गया। तो दिस इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट द पावर स्ट्रक्चर ऑफ 1945, जैसे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक 1945 का ही पावर स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक अपनी आवाज उठा सकते हैं कि भाई हमको इक्विटेबल डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कराया जाए, हमें इंक्लूसिव इंटरनेशनल गवर्नेंस के अंदर करेंगे, राइट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारे भी परमानेंट मेंबर्स हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। नाम हैज अ पोटेंशियल टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। 120 कंट्री का ग्रुप है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इन्हीं गरीब नेशंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, तो टेररिज्म के पूरा ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है। द वेरी इनफॉर्मल नेचर ऑफ नाम परमिट्स मेंबर्स टू ऑपरेट इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि भाई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है काम, तो आराम से फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। इट आल्सो इज द फैसिलिटी ऑफ मेंबर्स रिजर्विंग देयर पोजीशन एज वी डिड ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन पोजीशन ऑफ द नाम, राइट। नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी क्या होता है आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब इस पे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले वो, इधर का या उधर का, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स हाउ वी हैव टू, अपन को टॉपिक थोड़ा कंप्लीट करना है, अपन को एक तरह से कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, और कॉन्सेप्ट ही इंटरलिंक होंगे, रटा हुआ कुछ याद नहीं रहेगा उस वक्त। एग्जाम के अंदर रटा हुआ लेकर जाओगे जब तक कि ट्रिक्स और वो टेक्निक से याद नहीं करा अपन ने, ठीक है, वो भी करेंगे अपन, रटा हुआ लेके जाएंगे, इट गेट एवोपरेटेड, खुश, गायब। तो ये तो मत सोचना साहब हम रट के रहेंगे, इसलिए मैं आपको अभी कोई भी चीज है ना कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जाना, मेंस की क्लास चल रही है ना, मेंस जब अपन समझ रहे हैं मेंस क्या होता है, मेंस के अंदर कॉन्सेप्ट ही रहेंगे दिमाग के अंदर। तुमको लगे रट के जाके पूरा का पूरा कितना रट लोगे, तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए भाई, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए आपके पास, कीवर्ड्स और ये सब चीजें, थोड़ा सा बढ़ने दो चीजों को। ठीक है, जैसे चैप्टर वन खत्म हो जाएगा, चैप्टर वन इज दिस, एक बेसिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आज ये खत्म कर देंगे, कल चैप्टर, आज चैप्टर टू स्टार्ट कर देंगे अपन, इंडिया और चाइना का रिलेशन। ठीक है साहब, अब देखो क्या होता है। अभी हुई है 19 समिट, ठीक है, तो ये एक तरह से प्रीलिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है 2024 के अंदर, अब 3-4 साल बाद होगी। अभी देखो 17 समिट थी वो जो अपन ने पढ़ी थी पिछली बार, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा था 2026 के अंदर, ओ सॉरी 2017 के अंदर, 2024 आ गया, अभी तो 19 सबमिट हुई, 17-18 एक सबमिट और हुई बीच में, 19, राइट। 19 सबमिट हुई है, तो अपन को ये याद रखना है कि ये सबमिट कहाँ हुई है, उगांडा के अंदर, उगांडा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कौन सी सबमिट हुई है, 19 सबमिट कहाँ हुई है, उगांडा में हुई है। और इस साल भी नहीं होगी सबमिट, 19 ही रही है, राइट। और उगांडा की एक जगह है कंपाला, और कंपाला के अंदर कुछ बातचीत हुई है जिसको बोला गया कंपाला डिक्लेरेशन। ठीक है, तो कंपाला डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ ये कहाँ से है, क्या है ये, चार चीजें दे दी, अब बस हो गया काम, गए 2 नंबर, टाटा बाय बाय सी यू।
खत्म। राइट। तो ये चीजें हमको याद रखनी पड़ती, कम पाला। राइट। 19 सबमिट हो रही उगांडा, तो ऑब्वियसली नाम की सबमिट होगी तो उगांडा में ही होगी, अमेरिका में तो नहीं होगी। ठीक है। और जब सबमिट होगी तो इसका नाम का है ना, देखो नाम अगर हम देखेंगे तो उसका, अब देखो और देशों से पाला कम ही पड़ता है ना, अलग अलग रहता है, तो कम पाला, पाला कम पड़ रहा है, कम पाला, कम पाला डिक्लेरेशन, है ना। दूसरे देशों से पाला कम ही पड़ रहा है, गरीब है, गरीब को कौन पूछता है। ठीक है। तो उगांडा के अंदर कंपाला जगह है, वहां पर क्या है, नाम का 19 सबमिट हुआ है, 19 सबमिट। और इसका जो ये है, ऐसे तो पूछते नहीं है ये वाली चीज, ये पूछ लेंगे कंपाला डिक्लेरेशन क्या है, नाम सबमिट कहाँ पर हुआ था, 19th नाइन सबमिट, ये नहीं पूछते। थीम वीम पर फिर भी पूछ सकते हैं, देखो इस बार कुछ भी पूछ सकते हैं, डीपनिंग कॉपरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल एफिलेंस। ठीक है, कि ग्लोबल एफिलेंस जो होता है वो दैट शुड बी शेयर्ड, ऐसा नहीं कि तीन लोग बैठकर पूरे विश्व की बात कर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सबका साथ सबका विकास। उगांडा अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द नाम। ठीक है, अब ये 2017 18 तक शायद यही रहेगा। तो सबमिट अडॉप्टेड कंपाला डिक्लेरेशन, और उसके अंदर देखो क्या क्या बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो ये आज तक करते हैं। reaffirmed commitment to the United Nations Charter, United Nations Charter को और पावर दो, sovereignty, territorial integrity, peaceful settlement of dispute, और उस वक्त कौन सा डिस्प्यूट चल रहा था, इसराइल और गाजा पट्टी वाला डिस्प्यूट चल रहा है। तो कॉल फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म करो, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, कंडेम द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन द गाजा। ठीक है, क्रिटिसाइज इसराइल मिलिट्री एक्शंस, है ना, गरीब आदमी को मार रहा है अमीर आदमी, तो उस चीज के लिए बोलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और इसी के ऊपर आज का हमारा क्वेश्चन ये, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेम्परेरी ग्लोबल अफेयर। पेन नहीं चल रहा है सर, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखना है पर फिर भी। ठीक है, इसको आराम से पीडीएफ से पढ़ो, जैसे देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी संडे तक आप देख कर लिख लो, जैसे कोई दिक्कत नहीं। देख के तुम मतलब एक बार पढ़ लो, फिर कॉपी को साइड में रख के फिर लिख लो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, देखो कॉन्सेप्ट दिमाग में जो है ना, वही आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा, अभी लिख दोगे ना तो आपका सेफ हो गया वो। बहुत शॉर्टकट है याद करने की चीजें, लिख दो, बस काम खत्म, 22,000। ठीक है बच्चों, तो नाउ अपना चैप्टर 1 एंड हुआ। ठीक है, और अपन कहें कि चैप्टर 1 शुरुआत हुआ तो उसके भी कोई, ये भी कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर और भी चीजें, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर और भी चीजें ऐड होती गई। ठीक है, प्रिंसिपल्स के अंदर और भी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज। राइट। ठीक है, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, राइट, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिसीज अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती रही। खैर, पर वो समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ हम ऐड ऑन करते रहेंगे। इसलिए बोले कि ये चैप्टर भी शुरुआत हो गया, प्रिंसिपल्स भी बहुत सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर सेकंड के ऊपर मूव करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजें स्टार्ट होती हैं, दैट इज इंडिया और चाइना। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरह से हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडिया एंड चाइना ऑल अबाउट। सबसे पहले हम ये समझेंगे, किसी भी आदमी को किसी से भी फ्रेंडशिप करने से पहले, ठीक है, आप किसी से भी फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो उसका नेचर आप समझते हो कि भाई तू है क्या चीज, तेरा कैसा पर्सनैलिटी है भाई। अच्छा तू ऐसा है तो तू ऐसा क्यों है, राइट, ये सब जानोगे इसके बारे में, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ जानोगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब। फिर जाके उससे रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश होगे। जैसे मान लो आपको किसी से शादी करनी, तो आप सब कुछ जानोगे ना उसके बारे में, किस तरह से सोचा है। मिल लो भाई, 6 महीने तक आराम से बातचीत कर लो फोन पे, घंटों घंटों, तब जाके समझ में आती है चीजें। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो कभी कभार तो है ना, ऐसा होता है जैसे, अब जब आप उस फेज के अंदर आएंगे, जब से आप बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, फिर धीरे 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 असलियत खुलती है, अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है ना शादी, पूरा बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, तो इस भाई के बारे में जान ले थोड़ा। ठीक है, तो अब इंडिया के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जान गए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और चैप्टर 1 में अपन समझ गए।
अब चैप्टर 2 जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो चैप्टर 2 में हम चाइना के बारे में थोड़ा समझें। अरे सर चाइना के बारे में, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द चाइना। सर चाइना बड़ा खतरनाक देश है ना। सर एक है ना अजीब सा, एक ऐसा लड़का जो अजीब से गुस्से में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, ईगो में रहता है। और कभी कभार तो जब भी इसके पास कुछ नहीं था ना, तभी भी ऐसे ही था, और जब है तभी भी ऐसे ही है। अलग सा ही देश है सर, कुछ अलग सा ही, अलग ही लेवल का बनता है। तो इसके बारे में हमको समझना होगा, क्यों ये ऐसा है, तो ऐसा है क्यों भाई, क्या तेरे अंदर अलग ही एटीट्यूड हो रहा है, राइट, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो आज हम समझेंगे चाइना की दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, चाइना को गुस्सा क्यों आता है, चाइना का बेसिक कैसे बना, बेसिक डायमेंशन चाइना का समझेंगे, चाइना को समझेंगे आने वाली 2 क्लास में। फिर करंट अफेयर्स तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट, कंटेंट फॉर द ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चाइना से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर कई जगह। तो प्लीज बी फोकस्ड और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना को गुस्सा क्यों आता है, एक रीजन, पहला रीजन मैं आपको 3-4 रीजन इसके अंदर बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि चाइना इज सफरिंग फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, था ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। एंशियंट टाइम में, एंशियंट टाइम में मतलब 2000 साल पहले, जब हम चाइना की बात करते थे, चाइना अपनी बात करता था, तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा बड़ा डायनेस्टी हुआ करता, और एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सिविलाइजेशन। चाइना इज ए 2000 ईयर ओल्ड सभ्यता। सभ्यता एक इतना इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे ईरान कहता है कि हम सभ्यता है भाई, ये यूएस से तो कल को पैदा हुआ है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद तो यूएसए बना है। हम हजारों साल से चलती हुई सभ्यता है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, हम 4000 साल पहले हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, तब से हम सिविलाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं तब से हम। सिविलाइजेशन का मतलब जो अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है, ढंग से रहता है, ऐसे नहीं कि पत्ते बांध के घूम रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छे घर वर बना रखा है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, रोड्स बना रखी है, ये सब हम 4000 साल पहले ही कर चुके हैं। चाइना एक सिविलाइज्ड कंट्री था, सिविलाइजेशन था 2000 साल पहले। और चाइना उस वक्त, चाइना के अंदर ये एक टर्म था, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में, अगर हम मतलब इंग्लिश में बात करें तो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, ये है चाइना के अंदर एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जिसको चाइनीज के अंदर जोंगू बोलते हैं। ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, पर एक कॉम्प्लेक्स है चाइना का, बहुत पुराने समय से चला है, जिसमें चाइना क्या कहता है, चाइना ऐसा बोलता है कि सबसे ऊपर है हेवन, ठीक है, हेवन जहां पर गॉड है। और ऐसे मत बोलो जब चाइना तो कम्युनिस्ट है तो फिर ये गॉड को कैसे मानने लग गया। तो कम्युनिस्ट तो हुआ है भाई, आइडियोलॉजी है भाई, पहले की बात कर रहे हैं एंशिएंट, कि भगवान है। और यहाँ पे है कॉमनर्स, कॉमनर्स, और भगवान के और कॉमनर्स के बीच में हम ही है, ठीक है, कौन है, चाइना। ये देखो, ये कॉमनर्स, कॉमनर्स मतलब, कॉमनर्स मतलब यू इंडियंस, यू अफ्रीकन्स, यू अमेरिकन्स, ठीक है, यू रशियंस एंड ऑल द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द कॉमनर्स। कि भगवान है, भगवान के बाद हम ही हैं। चलो भगवान को तो उन्होंने बचा दी, नहीं तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं भगवान ही है, राइट, भगवान है, भगवान के बाद हम। और ये जो सारा वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द कॉमनर्स। तो हमको वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहिए, वी आर द वन हु शुड रन दिस वर्ल्ड ऑर्डर, वी आर द। और यहाँ पे जो किंग्स हुआ करते हैं ना पहले, उनको बोला जाता था सन ऑफ हेवन, तियानजी, लिखना नहीं है, याद नहीं रखना, पर बता रहे हैं बस। हम है सिविलाइजेशन, वी आर द सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन। तो और नेशन जो है कॉमनर्स, क्योंकि यू आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल, यू आर नॉट सो मच सिविलाइज्ड, यू कॉमनर्स, यू आर जस्ट द ट्रिब्यूटरी ऑफ अवर्स, कि हमारी एक सिविलाइजेशन है। जैसे एक रिवर होती है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदियां,
वैसे तुम लोग, यू आर जस्ट द ट्रिब्यूटरी, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। तो आज चाइना को ऐसा लगता है भाई हम तो मिडिल किंगडम है, आइडियली हु शुड रूल द वर्ल्ड, आइडियली वी शुड रूल द वर्ल्ड। बट इस वर्ल्ड ने हमारे साथ इतनी सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद वर्ल्ड ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी करी है। जापान जैसे छोटू नेशन आकर हमको बहुत बुरी तरह से मारा है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और वर्ल्ड को कौन रूल कर रहा है आज की डेट में? यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज। तो अकॉर्डिंग टू मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स वी शुड रूल द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी गवर्न्ड बाय कॉमनर्स के साथ थोड़ा ना गवर्न होगा। तो देखो, चाइना रेफर्स टू इटसेल्फ बाय द नेम जोंगू, which means middle kingdom. China believe that it is a great civilization and is the center of this world, so ideally China should rule the world. It is an ancient Chinese world view, not official policy. ये यार ना ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है इसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे राइटिंग में लिख सकते हो, या फिर कंक्लूजन में ऐसा डाल करके एंशियंट डायमेंशन के अंदर वो इस तरह से मानता था, तो उसी मोड के अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, मिडिल किंगडम का कभी सुना है ऐसे वर्ड मिडिल किंगडम? ये बेसिक डायमेंशन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इनसे फिर आएगा कि चाइना ऐसा क्यों है, चाइना ऐसा करता क्यों है, चाइना क्यों साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह से कर रहा है। अपन साउथ चाइना सी पढ़ते हैं सिर्फ, या ठीक है अनक्लोज के अंदर उसने कह दिया कि 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये चीजें हमारी, साउथ चाइना सी पूरा हमारा है। क्यों चाइना ऐसे कहता है कि भाई ताइवान को लेकर रहेंगे? क्यों चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट करता रहता है इंडिया के साथ? क्यों इंडिया को कुछ समझता नहीं है चाइना? है ना, इंडिया को समझता है, कभी भी घुस जाएगा अंदर, कभी निकल जाएगा बाहर। राइट, 1962 का वार करा, क्लीन स्वीप, पूरा आसाम कवर कर लिया था, पूरा अक्साई चीन कवर कर लिया था। फिर चलो आसाम तो छोड़ दिया, चलो ठीक है ये छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। तो चाइना, चाइना जैसे कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, पढ़ेंगे ये सब चीजें क्या है बेल्ट एंड रोड। ये क्या है चाइना का? ये एक मानना है कि भाई पूरा, तो चाइना का ऐसा समझना है कि यार हम सिविलाइज नेशन, हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारी को इतनी इज्जत नहीं मिली, अब हमें चाहिए इज्जत। इज्जत चाहिए मतलब वर्ल्ड ऑर्डर हम रन करना चाहते हैं। कर कौन रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज, अरे बाप रे, अमेरिकन। तो हम इसीलिए कम से कम एशिया के अंदर तो मैं सुप्रीम रहूं, कम से कम आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज के ऊपर तो सुप्रीमेसी करूं। और सुप्रीमेसी करने का रीजन क्या होगा? सुप्रीमेसी करने का रीजन ये होगा कि हम 2000 साल पहले की सभ्यता, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के अंदर उसने क्या आर्गुमेंट्स दिए? जब उससे पूछा गया यार ये स्पार्टले आइलैंड तो इसका है भाई, वियतनाम का है, ये पारासल आइलैंड तो इसका है, स्कार्बोरोग शोल आइलैंड जो है वो तो फिलीपींस का है। अनक्लॉस तो ये बोल रहा है, बोले अनक्लॉस को अपनी जगह रखो, ये साइड है। हमारी बात सुनो, 2000 साल पहले ही हमारा ही हुआ करता था, इसलिए ये हमारा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखो, कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट इंपीरियल चाइना, चाइनीज emperors regarded China as a center of civilization, while neighborhood regions were viewed as a peripheral or the tributary states. The belief was reflected in the tributary system, under which neighboring kingdoms accepted Chinese supremacy in return for the trade, ट्रेड के रिटर्न के अंदर हम आपकी सुप्रीमेसी को मानेंगे। तो आज की डेट में जब चाइना ये सब काम कर रहा है, टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर रिगार्डिंग ताइवान, बॉर्डर डिस्प्यूट विद द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, सबके बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट। इतना एक्सपेंशनिस्ट क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि भगवान के बाद मैं हूं। तो बात कैसे कर रहा है तू? यहाँ पे कैसे बैठ गया? नीचे बैठ। एक्सपेंशन ऑफ द जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एफर्ट टू शेप द रीजनल इंस्टीट्यूशन एंड द नॉर्म्स इन द एशिया। ये सारी देखो, मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट, ये आप ऐसे लिखो, स्कॉलर्स पे डाल दो भैया दैट, क्योंकि ऑफिशियल पॉलिसी ऑफिशियल होती तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। ऐसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। पर इंट्रोडक्शन में जो भी लिखोगे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इतना हमारे पास मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करने का हमारे पास स्पेस नहीं होता, तो इट्स बेटर कि इसको इंट्रोडक्शन में लिखो, तो कंक्लूजन में। पर कोई क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि भाई आप डिफाइन करो उसका नेचर, या फिर ऐसा जाए ना तो आए, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे राइटिंग के अंदर ही अच्छे से अपन एक्सप्लेन करके लिखना है, तो ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं। निबंध के अंदर, निबंध में कोई बंधन नहीं है, निबंध बिना बंधे आपको लिखना होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड लिमिट ज्यादा
तो ये सब चीजें उसके अंदर आ सकती है। हमें तो ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है ना, हम कोई चार क्वेश्चन के लिए थोड़ा ना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया। एक तो हमने पहला ये पढ़ा चाइना ऐसा क्यों है, तो हमने ये समझा कि चाइना ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट, इंडिया के साथ चाइना का इतना क्यों रहता है और एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना के सबसे जो बड़े लीडर रहे, राइट, वो रहे माओ जेडोंग। आज भी कोई भी चाइना के अंदर माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू को पकड़ के से उल्टा लटका के ऐसे क्रिटिसाइज, उल्टा लटका के सीधा कर देते हैं। ठीक है, अमित शाह बोलते हैं ना उल्टा लटका के सीधा कर दूं, वैसे कर देते हैं। माओ जेडोंग को कोई नहीं, माओ माओ जेडोंग इज ए रेपुटेड पर्सनालिटी। ठीक है। और एक तिब्बत का इशू उनका चलता है जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। माओ जेडोंग जो था ना, वो बोलता है कि भाई देखो, उसने एक थ्योरी दी, आते ही उसने एक थ्योरी दी, दैट इज नोन एज पाम एंड डिजिट थ्योरी। पाम एंड डिजिट थ्योरी। अब दिस इज ऑफिशियल थ्योरी, बट ऑफिशियली मतलब ये नहीं है, बट वो उनके दिमाग में ये रहता है चीज, है ना। पर माओ जेडोंग के द्वारा दी गई पाम एंड डिजिट थ्योरी, पाम एंड डिजिट थ्योरी सेइंग व्हाट, पाम एंड डिजिट थ्योरी सेइंग दैट कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत जो है दैट इज द राइट हैंड पाम ऑफ चाइना, चाइना का राइट हैंड पाम। और उसके चार फिंगर्स है ना, पाम होगी तो फिंगर्स भी होंगे। ठीक है, वन ऑफ द फिंगर्स इज लद्दाख, अनदर नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। ऐसी पांच जो है उसकी फिंगर्स है। ठीक है, ये इस तरह से पांच फिंगर्स। अब इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन क्या हुआ है, जाना कि पांचों फिंगर काट दी गई है हमारी। ये माओ जिदांग बोल रहे हैं, माओ जिदांग जिससे हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, राइट, वो आते ही थ्योरी दे। तो तिब्बत हमारा है, और इसके अंदर इंडिया का कौन कौन सा है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम तो चलो था नहीं, तब बाद में आया। ठीक है, एनईएफए, एनईएफए मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो होता है, ठीक है, प्रोविंस है। वो किसका होता है, वो एक तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है, पहले उसको एनईएफए बोलता था। ठीक, तो ये देखो कि ये तिब्बत है, राइट। और तिब्बत, तिब्बत की भी अपनी कहानी है, ये अपन समझिए। और ये कह रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान, ये नेपाल, ठीक है, ये सिक्किम और ये लद्दाख, ये हमारी हाथ की पांच उंगलियां हैं। और ये पांचों उंगलियां आज हमारी काट दी गई है, और इन पांचों उंगलियों को हम लेकर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अरुणा का, भूटान का, नेपाल का, लद्दाख का, सिक्किम का, सबका बदला लेगा। ठीक है। तो आज नहीं तो कल लेगा। और यही अपना, अब अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट इससे लिंक्ड है ना, palm and desert theory. So whenever there is a question of territorial dispute between India and China, that is a very common question. Then you can write this type of thing in the conclusion. That will strengthen your answer. That will show your knowledge. Show off हो जाएगा knowledge का। पढ़ने वाले को ये पाम एंड डिजिट थ्योरी किसी कॉपी में दिखेगी, आपकी कॉपी में दिखेगी। अगर आपको कभी एक्सपेंशनिज्म के बारे में बात करना है, तो ऐसे ऐसी थ्योरी जब दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, कभी भी किसी कंट्री के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। तो लीडर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इस तरह की बातें करने की, रेस्पॉन्सिबल लीडर का मतलब क्या होता है, तो उसमें भी घुसा दिया भाई साहब पाम एंड डिजिट चोरी। समझ रहे हो? ऐसे इंटरलिंकिंग समझ रहे हो? कभी ऐसा है कि भाई जो पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, पावर विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, पाम एंड डिजिट चोरी लिख रहे हो तुम उसमें कि माओ जिदोंग एक रेस्पॉन्सिबल लीडर होना चाहिए था, उसके कारण आज तक हमारे देखो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स। अगर वो पाम एंड डिजिट थ्योरी आज तक पूजा जाता है, पाम एंड डिजिट थ्योरी, तो हर लीडर बोल, हर लीडर जो होता है माओ जिदोंग को होता है। तो माओ जिदोंग की दी हुई थ्योरी जो है, in his theory declared Tibet to be the right hand palm of China, whereas Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan and NEFA, now Arunachal Pradesh, are its five fingers, and it is China's responsibility to regulate them. सबका बदला लेगा, फैजल खान बन रहा है। आसाम को उस इसके इस थ्योरी के अंदर नहीं डाला, राइट, माओ जेडोंग। आसाम के अंदर भी ये बोलता है, क्योंकि आसाम थोड़ा सा ऐसा है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी ना, तो आसाम उसके अंदर दैट वाज नॉट द पार्ट, वो जो ये सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सब उसका पार्ट ही थे। ठीक है, आसाम वाज नॉट द पार्ट ऑफ द एंशियंट जब सिविलाइजेशन थी, जब उसका बहुत बड़ा एरिया हुआ करता 2000 साल पहले।
इसलिए उसको अवॉइड कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंस, इट इज ऑफन साइटेड इन स्ट्रेटेजिक डिस्कशन टू एक्सप्लेन चाइनाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द हिमालयन रीजन। अब चाइना की नजर हमारे सिक्किम पे है, लद्दाख पे है, अरुणाचल प्रदेश पे है, ये तो उसने साफ साफ कह रखा है। होने को तो आसाम पे भी है, पर जो साफ साफ कह रखा है, भूटान तो पूरा ही गया, देश गया, नेपाल पूरा देश गया, इनके ऊपर है, इस माइंडसेट के ऊपर है। और ये माइंडसेट उनके सबसे बड़े लीडर ने दिया, माओ जेडोंग, जिनको आज तक वो पूछते हैं। तो when we are establishing the relation with the China, then we have this point in our mind. We should have this point in our mind. Or if you do not have this kind of theories in your mind, right? Then how you can deal with that person? सोच कर देखो, आप एक डिप्लोमेट बन रहे हैं, आपको मान लो यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो गया, आपको बिना परमानेंट डिजिट थ्योरी पढ़े, बिना मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पढ़े, आप चले गए भाई। आपको पता नहीं है चाइना, अब चाइना के साथ आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, उसको समझ में ही है, आपको पता ही नहीं परमानेंट डिजिट थ्योरी, आप तो चले गए। तो फिर रियल पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे ना, रियल डिप्लोमेसी नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी वांट कि आपको थोड़ी बहुत ये बातें पता हो, और जैसे कॉमन जनरल थिंग्स दैट यू विल नॉट फाइंड इन द नोट्स। यूपीएससी विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर नॉट राइटिंग व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज राइटिंग, और एवरीबॉडी एल्स इज राइटिंग फ्रॉम दैट नोट्स, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पुराने नोट्स है, रिडंडेंट नोट्स है। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट समटाइम्स रेफर्स, ऐसे अपन को लिखना होता है, दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल डिस्कसिंग चाइनीज बॉर्डर पॉलिसीज एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। फिर माओ जेडोंग के बाद इनके एक बड़े लीडर आते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं उसमें डिंग जियोपिंग, डिंग जियोपिंग। और डिंग जियोपिंग आते हैं 1970 के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट पॉइंट हो गया पाम एंड डिजिट चोरी। तीसरा पॉइंट अपन डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। 1970 में आता है, और ये बंदा कुछ मंत्र देके जाता है चाइना, और इस मंत्र को चाइना बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। ये क्या बोलता है, ये वो बोलता है जो कि आपके लिए भी एक मंत्र हो सकते हैं, डिंग जियोपिंग। ये ऐसे बोलता है कि चाइना को अपनी कैपेबिलिटीज को हाइड करके रखना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा। हाइड योर कैपेबिलिटीज, स्टे कॉम। अभी हीरो नहीं बनना है जबरदस्ती का, अभी से हीरो बन गए ना तो सिलेक्शन से दूर चले जाओ, हीरो बाद में बन। स्टे काम, हाइड योर कैपेबिलिटी, यू नो दैट यू आर कैपेबल बट यू डू नॉट शो। यार पता है मैंने आज इतने घंटे पढ़ लिए, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, मैं तो पता बहुत तगड़ी वाली आंसर राइटिंग कर रहा हूँ भाई, मैं तो आई एम द डॉन। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये चाइना को 1970 के अंदर चाइना को प्रिंसिपल दिया कि हाइड योर कैपेबिलिटीज, बाइड योर टाइम, स्टे कॉम, फोकस ऑन द डेवलपमेंट, एंड अभी से लीडरशिप, नेतागिरी ना करें, अभी से नेता बने तब नेतागिरी करें, डोंट पे द लीडरशिप रोल। ये कुछ मंत्र दिए, अपना टाइम आएगा, बाइड योर टाइम, अपने टाइम का इंतजार करो, स्टे काम, हाइड योर कैपेबिलिटीज, फोकस ऑन डेवलपमेंट, डू नॉट प्ले लीडरशिप रोल। दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल दैट डिंग जियोपिंग गिव टू द चाइनीज। कि अभी से अगर हम, आप सोच कर देखो 1970s के अंदर अगर अमेरिका को थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि आने वाले 50 साल के अंदर ये हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन जाएगा, इतना बड़ा कंपटीटर कि ये हम पे चूज आइडेड स्ट्राइप के अंदर हम बच सकते हैं, इतना बड़ा कंप्यूटर बन जाएगा, तो क्या अमेरिका यहीं पे नहीं कुचल देता उसको 1970? तो डिंग जियोपिंग बोल रहे हैं भाई हमें ये बताना नहीं है कि हम क्या है, वी आर द रेड रेस बट वी डू नॉट हैव टू एक्सपोज। जब हम नेता बन जाएंगे तब कर लेंगे। बाइड योर टाइम का मतलब यही है, बाइड योर टाइम का मतलब अब जैसा टाइम, 1970 में बोल रहे हैं। अभी नेता मत बनो, अभी बहुत पॉवर्टी है, अभी कोई भी कुचल देगा तुम्हें, वो भी देखा कम्पीट। अभी तो ऐसे करो, अरे भाई साहब थोड़ा सा हमको भी मौका दे दो ना थोड़ा सा यार, प्लीज यार, चलो हम सस्ते में बना देंगे तुम्हारा थोड़ा सा, हम असेंबल तो कर दें, आप असेंबल करते हो महंगे होते हैं, हमको थोड़ा अमेरिका लगेगा, ठीक है यार, ठीक है चल ले जा, काम ले ले, थोड़ा सा काम दे दिया उसको, काम पे लग गया वो, सस्ते में बनाने लग गया, और लोग आ गए, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके डेवलप अमेरिका
चाइना को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल तो अमेरिका का है, अमेरिकन कंपनीज। धीरे 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 चाइना का क्या है, चाइना के अंदर क्या है, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी और बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, तो थोड़ा भी पैसा मिल जाता था किसी को, लेबर फोर्स को, तो लेबर वाज हैप्पी। कम्युनिज्म चल रहा है, नेशनलिज्म चल रहा है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो चुका है, जिसमें कि नेशन के ऊपर क्या करना है, नेशन के लिए कुछ भी कर लो तुम, और तुमसे 10 घंटे काम कराए 10 घंटे करो, 20 घंटे कराए 20 घंटे करो, नेशन पहले। ये सब टेंडेंसीज जनरेट कर रखी कंट्री ने। तो लेबर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, लेबर वेजेस इतनी ज्यादा नहीं। अमेरिका के अंदर एक चीज को असेंबल करेंगे 1000 रुपए लग जाएंगे, चाइना में करेंगे 50 रुपए में करके दे देगा। तो पूरा वर्ल्ड मार्केट उधर अट्रैक्ट होगा कि यार इससे करवा लेते, इससे करवा ले, और धीरे 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 वो अपने आप को डेवलप करने लगे। ठीक है, तो दियोजिंग प्रिंसिपल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड योर कैपेबिलिटी, स्टे काम, बाइड योर टाइम, फोकस ऑन डेवलपमेंट। अगर एग्रेशन ही दिखाते रह जाते ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, माओ जेडोंग की तरह, तो चल नहीं पाते ज्यादा, तो एकदम शांत हो गया था, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर शांत से पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता रहा। कोई नेतागिरी नहीं कि वर्ल्ड के अंदर ही हो रहा है तो हम इसको क्रिटिसाइज कर देंगे और इसने 4 मॉडर्नाइजेशन करे, 4 रिफॉर्म करे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस, विदाउट प्लेइंग एनी लीडरशिप रोल, विदाउट मेकिंग वर्ल्ड अननोन अबाउट देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, वर्ल्ड को पता ही नहीं चला भाई कब डेवलप कर गया चाइना। और इतिहास उठाकर देख लो, 1949 के अंदर चाइना को सिविल वार हुआ था, चाइना में बहुत बुरी तरह सिविल वार हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा डायनेस्टी की डायनेस्टी उखाड़ दी थी। पहले भी सिविल वार हुआ था, उससे डायनेस्टी आई थी, क्यूमिंगतांग डायनेस्टी को उठाने के लिए सीपीसी ने, अभी ये सब पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो 1949 में जाकर उनको थोड़ा सा, और हमसे भी ज्यादा हालत खराब, पॉवर्टी, मतलब ऐसा कि लोग भूख से मर रहे हैं, इलिटरेसी, ये सब चीजें अलग चरम सीमा पर। और आज देख लो, ये जो 1950 से 2020 तक का चाइना जो है, आज तक वर्ल्ड के अंदर कहीं भी इतिहास उठाकर देख लो, 70 साल में इतना डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है, 70 साल में इतना डेवलपमेंट आज तक। ये अमेरिका जो है ना, 200-300 साल हो गए इसको, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1700 के अंदर हुआ, समझ में आ रहा है, ब्रिटेन कब से कॉलोनी बन बन के घूम रहा है, राइट, घुमा रहा है, सारा रॉ मटेरियल और सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तब जाके डेवलप हुआ है, समझ में आ रहा है। चाइना बिल्कुल गरीब है, 50 साल की, 70 साल के अंदर किसी के अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाए, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट, आज तक नहीं देखा गया भाई। तुमको लगता होगा भाई अमेरिका जो है, सर अमेरिका डेवलप है, चाइना का है। अमेरिका डेवलप कितने सालों में हुआ है, 1800 से लगा लो, समझ में आ रहा है। ये भाई 70 साल में जब अमेरिका के आगे खड़ा हो गया, और कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ था। अगर उस टाइम पर, जब 1970 का टाइम चल रहा, सोच कर देखो, ये भाई हीरो बनने लग जाता है ना, ये सब चीजें करना, भाई काम हो जाओ एकदम से। जो माओ जेडोंग की पॉलिसीज थी, उसकी जगह डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करने लगा। ठीक है, तो लॉन्च चाइनीज रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप ऑफ द पॉलिसी, ओपनिंग अप पॉलिसी इन 1978, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारे तो बाद में आया, 1991 में आया। इसने पहले अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी और इसको उससे बहुत ज्यादा फायदा, ट्रांसफॉर्म चाइना इनटू द वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोग आने लगे, अब मजबूरी बन गया चाहे। अभी चाइना से बोलते ना कि भाई मैं सामान नहीं बेच रहा किसी को, कल से बंद सब कुछ, 10 दिन भी ऐसे करते सारे घुटनों पे आ जाए, अमेरिका से लेकर इंडिया से लेकर सब। लेड द फाउंडेशन फॉर द चाइनीज राइज एज अ मेजर ग्लोबल पावर। फ्रॉम 1970 चाइनीज फॉरेन पॉलिसीज was shaped by the idea of Deng Xiaoping, पर 2000 के अंदर, 2000 के आसपास आते आते, ठीक है, चाइना ने कहा भैया अब हम डेवलप, अब बाइड योर टाइम नहीं करना, अब हम वो पहले वाले गुड्डू भैया नहीं है जो लिप 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 करते थे। ठीक है, अब चाहिए हमें फुल इज्जत, समझ में आ रहा है। और जी जिनपिंग की जो पॉलिसी है, right, देखो कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ, कितना इंटरेस्टिंग।
सर आप हमको 2 घंटे और पढ़ा दो, हम पढ़ ले। कोई दिमाग पे लोड आएगा? तुम्हें लग रहा, देखो तुम, मैं बताऊं तुमको एक चीज मैं बताऊं, तुम्हें लग रहा होगा ये तीन तीन क्लासेस चल रही हैं, तीन क्लासेस और कैसे हैंडल कर तीन क्लास। ये भी तो देखो कितने इजी वे के अंदर पढ़ाया जा रहा है चीज। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो तुमको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आते, वो क्लासेस के अंदर समझ में आ रहे हैं। वो काम कितना इजी हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये माइंड है, माइंड आपका बोल सकता है ये सब चीजें। हम रियली बोल रहे हैं आपको, ऐसे नहीं कि इस तरह का बोल रहे हैं। हम भी पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं भाई, एक दिन में एक क्लास मैं भी सोता रहूं, तुम भी सोते रहो। बढ़िया यार, यूपीएससी तो बहुत इजी है, हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा नहीं लेना ना, अपन को 1 साल तक अपने आप को रगड़ना है अपन, समझे ना? पर ऐसे नहीं कि भाई बर्डन लेके बैठे हैं भाई, अब ले लिया भैया 10 किलो का बर्डन और लेकर घूम रहे हैं सर पे नहीं। मजे से पढ़ना है, इंटरेस्ट से, जिसमें आपको एक वो होना चाहिए जिसमें यार आज क्लास में क्या मजा आने वाला है, अब क्या बता देंगे सर, अब क्या नॉलेज आ जाएगी भाई। ऐसा बर्डन लेके पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, समझ लो। समझे? आज कौन सा एडिटोरियल आएगा यार देखो। आपको इंटरेस्ट नहीं है, कल के एडिटोरियल्स और इनमें पढ़ा रहा हूँ मैं एडिटोरियल, आ रहा है ना इंटरेस्ट, बन रही है बात। और ये कौन बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने जिसके बेसिक भी नहीं पता वो भी आप समझने लग गए 2-3 क्लासेस के अंदर ही। फिर हम आपको सैटरडे संडे भी तो दे रहे हैं नॉलेज को क्या करने के लिए, एक तरह से रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। और रोज आप रिवीजन भी तो कर रहे हैं, रिवीजन के घंटे 4 घंटे तो है ही सबके टाइम टेबल। टाइम टेबल है ना, बना दूंगा मैं सबका है ना, कुछ बच्चों का नहीं बना है, कुछ बच्चों को कह रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा। तो सैटरडे तक, सैटरडे का टाइम है ना, सैटरडे को अपना ऑफ है वैसे भी, तो उसमें बैठकर सबका टाइम टेबल बना। ठीक है। तो अब जी जिनपिंग आ गए, जी जिनपिंग ने बोला भैया हो गया सब, राइट, सब डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो गया, अब लो, अब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे। ठीक है। अब हम एक अपनी पॉलिसिटी, पॉलिसी जो होगी मोर असर्टिव, इंपॉर्टेंट वर्ड मोर असर्टिव, मतलब और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। एक तो ऐसे पहले हाँ ठीक है भैया ठीक है, नहीं क्यों ठीक है, ऐसा असर्टिव। अब हम अपने को एक्सपेंड करेंगे, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आएंगे। हम साउथ चाइना सी के अंदर, पहले तो कभी नहीं करता साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी 2000 के आसपास ही क्यों हुआ, इसके भी और भी रीजन है। ठीक है, कि ड्यू जिनपिंग ऐसे बोले, ड्यू जिनपिंग की पॉलिसी से ड्यू जो है, ठीक है, इसकी इनकी पॉलिसी से क्यों, जियोपिंग की पॉलिसी से जी जिनपिंग जो है वो क्यों शिफ्ट हुए, इसके वन ऑफ द रीजन ये है कि बस हो गया, बस मिल गया समय। अंडर जी जिनपिंग चाइना हैज ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द डिंग्स लो प्रोफाइल स्ट्रेटेजी, कि लो प्रोफाइल में बने रहो, वो हट गया। क्यों? अडॉप्टिंग ए मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, एक्सपेंडिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये देखो एक साथ ये सब चीजें, ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइना, चाइनीज नेशन। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन बताओ इसका क्या था? अच्छा, पहली चीज अपन ने पढ़ी मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, दूसरा अपन ने पढ़ा पाम एंड डिजिट थ्योरी, तीसरा अपन ने पढ़ा डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल, चौथा पॉइंट अपन ने पढ़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोन एज, अब ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, प्रेशर कुकर सिंड्रोम। प्रेशर कुकर सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, किसकी, एक वर्ड है किसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का, प्रेशर कुकर सिंड्रोम। और आपको लगता होगा यार चाइना के अंदर कितनी यूनिटी है, चाइना कितना सही है यार, मतलब हमारे अंदर तो हमेशा कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन, चाइना कितना सही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चाइना इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेशर कुकर सिंड्रोम। चाइना के अंदर बड़े ही कंफ्लिक्टेड जोन्स आ चुके हैं, और वो कंफ्लिक्टेड जोन्स अगर बाहर आ गए, जैसे तिब्बत का इशू है, जैसे जिनजियांग प्रोविंस का इशू है, जैसे हांगकांग का इशू है, जैसे ताइवान का इशू है, जैसे मकाऊ का इशू है, ये सारे जो एरियाज है इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर बन रहा है। सबको समझेंगे, है ना, आगे चलकर सब समझेंगे ये कैसे बन रहा है सर, आगे चलकर समझेंगे। अभी बस ऐसे समझो कि बहुत सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इज गोइंग ऑन इन चाइना। प्रेशर कुकर के अंदर जैसे प्रेशर बनता है ना, वैसे इसके अंदर प्रेशर बनता है। और चाइना चाहता है कि ये जो चीज है वर्ल्ड को ना दिख जाए, वर्ल्ड को दिख जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी।
अभी तो क्या है, चाइना प्रेस प्रेस को ब्लॉक करके इसको एक्सपोज नहीं करता, ब्लैक जोन बना रखे हैं इन सब एरिया। प्रेस की फ्रीडम इतनी अच्छी नहीं है चाइना के। समझ में आ रहा है? मतलब चाइना एक डिक्टेटरशिप की तरफ तो है ही, बताएंगे ये भी चीजें, कम्युनिज्म से किस तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया। बट आप यहाँ पर देखो कि ये चीज हमको पता नहीं चल रही, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है चाइना के अंदर तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि चाइना इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेशर कुकर सिंड्रोम, और वर्ल्ड का ध्यान इस पर नहीं जाए, इसलिए वर्ल्ड का ध्यान भटकाने के लिए चाइना इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे साउथ चाइना का डिस्प्यूट कर दिया चाइना, है ना, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट कर दिया, तो वर्ल्ड सब इस तरफ आ गया, देखने लग गया पहले से तो। और ये चाइना में जिनजियांग प्रोविंस के अंदर देख क्या हो रहा है, तिब्बत के अंदर देख, इतने में ये कर दिया तो सारा वर्ल्ड इधर देखने लग गया। जैसे ही कुछ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत ज्यादा लोग विरोध करने लग गए, तो इंडिया के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट एक्टिव कर दिया, गलवान क्लैशेस कर दी। समझ में आ रहा है? जैसे ही कुछ होगा तो क्या करेगा, अमेरिका से ट्रेड वार स्टार्ट कर देगा, जिससे कि दुनिया यहाँ पर देखने लगे, दुनिया यहाँ देखे ना, ये ब्लैक जोन में। सर, अगर इसने ब्लैक जोन क्रिएट कर रखा है तो हमें क्या पता किसके अंदर ऐसे चल रहा है? सर आप भी थोड़ी बना, हमें पता है, क्योंकि 2010 और 2012 और साइमल्टेनियसली और भी ईयर्स के अंदर चाइना का, आप सोच कर देखो, इंटरनल सिक्योरिटी बजट वाज ग्रेटर देन इस एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट। आप सोच कर देखो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट मतलब कि भाई इंडिया के खिलाफ भी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, मिसाइल विसाइल बनानी है, ये सब करनी है, वो सब चीजें, उसमें ही तो लगता है पैसा डिफेंस सेक्टर में। और क्या है, रफेल वफेल खरीदने हैं, ये सब चीजें, इनमें ही तो लगता है पैसा, मिसाइल्स बनानी है। करेक्ट, इसमें ही पैसा लगता है भाई, पर इनका इंटरनल सिक्योरिटी बजट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है, चाइना बहुत पैसा खर्च कर रहा है इसमें, अपने अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उसको दबाने के अंदर, उसको मैनेज करने के अंदर। मतलब चाइना के अंदर सब कुछ सही नहीं है, और क्योंकि चाइना के अंदर सब कुछ सही नहीं है, अब यहाँ पर देखना, बिल्कुल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए डिंग जिनपिंग की प्रोसेस से शिफ्ट हुई जी जिनपिंग। यार वर्ल्ड को पता नहीं चल रहा एक साथ क्यों हुआ, एक साथ चाइना करने लग गया, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, इंडिया के साथ भी कन्फ्लिक्ट, ये वो चीजें। और हल्की हल्की सी न्यूज आ रही है कि चाइना ने क्या कर रखा है, एक तरह से कैंप्स बना रखे हैं, टॉर्चर कैंप्स, जिसमें डालकर, ठीक है, उबर मुस्लिम्स को क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही है। न्यूज आती है जैसे ही कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट कर देते हैं, लोग उधर देखने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है चाइना का प्रेशर कुकर सिंड्रोम। Internal security budget is more than the external security budget. This shows that China is suffering from internal unrest. China is a communist country, not a democratic country. So to avoid divert internal threats, China has raised the issues of the nationalism. नेशनलिज्म जिंदाबाद। इंडिया के साथ युद्ध ऐसे तो होता है कोई, अब ये तो हर जगह भी होता है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, ये सब कुछ ज्यादा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, नेशनलिज्म, ये सब भूल गए, पाकिस्तान पे एक स्ट्राइक कर देंगे, दे रही है कि सारी चीजें, ये सारे इश्यूज नीचे हो जाएंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो चाइना places very high importance on the domestic stability. In early 2010, its official announcement domestic security budget exceeded its डिफेंस बजट। सोच कर, तो डिफेंस बजट में तो पैसा घट होता है, और तो ये क्या ज्यादा थोड़ा है, पर इसका ये ज्यादा हो रहा है, इंडिकेटिंग द प्रायोरिटी गिवन टू द इंटरनल सिक्योरिटी alongside its growing economic and military power. Concerns over internal security such as unrest in the Tibet, Xinjiang, Hong Kong have led Beijing to place greater emphasis on the sovereignty, territorial integrity, and external influence. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस मल्टीपल अनरेस्ट, ठीक है, वी कैन से दैट इस मल्टीपल अनरेस्ट के कारण, जैसे तिब्बत के अंदर, हांगकांग के अंदर, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर, और मानी अदर रीजन जो तो हमको कुछ तो हमको पता भी नहीं, चाइना स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स, और चाइना शिफ्टेड इस पॉलिसी ऑफ
जिनपिंग की पॉलिसी को शिफ्ट करके एक तरह से चाइना क्या कर रहा है, चाइना अब मोर असर्टिवनेस दिखा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ बातें थी। एक पार्ट वन अपन ने चाइना का पढ़ा है, जिसके अंदर हम नेचर नेचर समझने का पार्ट वन, ठीक है। और कल भी हम इसके अंदर पूरा इसका नेचर ही समझेंगे। कल तो मतलब क्लास नहीं है, मंडे तक, ठीक है। तो यू शुड बी, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए अब यार मजा आएगा, मंडे वाली क्लास में मजा आएगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। मतलब आपको डेवलप करना पड़ेगा, हो सकता है पहले एक्टिंग करनी पड़े, बी एन एक्टर, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में मजा आने लग जाए, है ना। शुरुआत मजबूरी में करे थे, अब मजा आ रहा है, वैसा वाला, ठीक है। कि शुरुआत जो है मजबूरी में करे कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पर फिर अब मजा आने लग गया। और आएगा मजा, ऐसा हो ही नहीं सकता मजा नहीं आए। अभी मजा नहीं आया तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम है। फिर यू शुड गो टू द डॉक्टर, नॉट अ टीचर, ठीक है। सब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब पढ़ भी रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा। आएगा पूरे टाइम, और सारे सब्जेक्ट्स अपन इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं सबके अंदर, क्योंकि सबका नेचर पता है ना मुझे कि क्या नेचर है सब्जेक्ट का। तो उसके ऊपर मैं तुमको वैसे के वैसे लिख कर जा सकता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। अभी मैंने कल रात को खाना नहीं खाया था, तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा भूख लग रही है, राइट। तो आप लोग भी कर लो ब्रेकफास्ट। तो 15 मिनट का एक अपन ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपन न्यूज़पेपर एनालिसिस करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। अच्छा, क्वेश्चन आज का मैंने आपको दे दिया, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। सब चेक कर देना, राइट। सब उसको कर लेना क्वेश्चन को सॉल्व, राइट। फिर वी विल मीट एट ऑन संडे। संडे को हम मिलेंगे, राइट, आंसर राइटिंग क्लास के साथ, ठीक है।